वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। रिपोर्टर की बात सुनकर अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्कोर ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जहां तक मुझे याद है मेरी और अवनी की मुलाकात एक बार थी, शायद उसी दिन का वह बदला ले रही हो। अकीरा की है बात सुनकर सारी रिपोर्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, वह लोग भी जानना चाहते थे अकीरा और अवनी की पहली मुलाकात कब हुई थी और उसमें ऐसा क्या हुआ था जो अवनी ने अकीरा से बदला लेने के उसे पर जाम भी लगा दिया। अकीरा की बात सुनकर अवनी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, वह से जल्द ये तमाशा खत्म करना चाहती थी। उसे अच्छे से पता था अकीरा अब कोई नई कहानी बनाएगी खुद को सही और महान साबित करने के लिए। अवनी पहले से ही इन सब के लिए तैयार थी। आप किस बारे में बात कर रही हैं? आपकी और अवनी रेड्डी की पहली मुलाकात कब हुई थी और उसमें ऐसा भी क्या हुआ? एक रिपोर्टर ने अकीरा से पूछा। अकीरा इसी सवाल का तो इंतजार कर रही थी। अकीरा ने सभी रिपोर्टर्स की तरफ देखा, फिर मासूमी से कहा, मेरी उनसे मुलाकात कुछ दिन पहले सेट पर हुई थी। वो मुझसे मिलने आई थी और मैंने भी परमिशन दी थी। उस वक्त में एसआर के साथ एक हॉलीवुड मूवी शूटिंग कर रही थी, जिसके बारे में आप सब लोग भी जानते होंगे। यह मैम उस मूवी के बारे में हम सब जानते हैं, पर मैं अवनी रेड्डी आपसे मिलने के लिए क्यों आई थी? एक रिपोर्टर ने पूछा। वह एक एडवर्टाइजमेंट का ऑफर लेकर आई थी, पर मुझे वह एडवर्टाइजमेंट नहीं करना था। इसीलिए जब मैंने उन्हें मना किया तो वह मुझसे बदतमीजी करने लगी। सेट पर शूटिंग चल रही थी और आप सब लोग तो एसआर के नेचर को जानते ही हैं। उन्हें सेट पर कोई भी तमाशा पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने अवनी को जाने के लिए कहा, पर वह जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनकी बदतमीजी बढ़ती जा रही थी, जिसे देख एसआर ने सिक्योरिटी को बुलाया और अवनी को सेट से बाहर भेज दिया। शायद इसी बात का बदला अवनी मुझसे ले रही है। पर आप सभी बताएं, मैं एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट क्यों करूं जिससे सोसाइटी को गलत मैसेज जाए? वह एक सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट था जो अवनी चाहती थी मैं शूट करूं। अकीरा ने सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। अकीरा की बात सुनकर सभी रिपोर्टर्स हैरान रह गए, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। अवनी ने सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट न करने की वजह से अकीरा के ऊपर एक बेबुनियाद इल्जाम ही लगा दिए। वहीं खड़ी अवनी भी अकीरा की बात सुनकर अजीब एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखने लगी। क्या सच में अकीरा बेवकूफ थी जो बिना सर पर की कहानी इन रिपोर्टर्स को सुनाई जा रही थी? पर अवनी को हैरानी तो उससे भी ज्यादा ये देखकर हुई कि वह सारे रिपोर्टर्स बिना कोई सबूत जाने या मांगे अकीरा की बातों पर विश्वास भी कर रही थे। पूरे हॉल में रिपोर्टर्स की आवाज गूंजने लगी। वह सभी एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। तभी एक रिपोर्टर जो सबसे पहले उठकर अकीरा से पीछे सवाल पूछ रही थी, उसने तो सोचते हुए अकीरा से कहा, पर क्या यह अजीब बात नहीं है, एक लॉयर आपके पास एडवर्टाइजमेंट का एड लेकर आएगी? हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, पर मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं उसे वक्त शूटिंग पर थी तो मेरा पूरा ध्यान शूटिंग पर ही था। अकीरा ने बात को बदलते हुए कहा, क्योंकि उसके पास ही सवाल का जवाब नहीं था। तो आपके कहने का मतलब है अवनी ने सच में आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? रिपोर्टर्स ने पूछा। रिपोर्टर्स की बात सुनकर अकीरा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और सामने मौजूद प्रोजेक्टर पर कुछ फोटोज दिखानी शुरू कर दी और फोटोज में अवनी का सेट पर आना और अकीरा के साथ होती बहस को दिखाई जा रही थी। उन सभी फोटोज को इस तरह से दिखाया जा रहा था जिससे अवनी सबके सामने गलत नजर आए। सभी रिपोर्टर्स उन फोटोज को ध्यान से देख रही थे। अब उन्हें भी अकीरा की बातों पर यकीन हो गया था। मैं उम्मीद करती हूँ अब आप सब लोग मेरी बातों को मानेंगे। ये सच है, मैं किसी का भी एक्सीडेंट नहीं किया। अगर जिंदगी में कभी भी मुझसे ऐसी कोई गलती होती तो मैं उसे जरूर मानती। मैं किसी को मारते हुए नहीं छोड़कर जाती। अकीरा ने प्यार से सभी रिपोर्टर से कहा। सभी रिपोर्टर अकीरा की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। सच में अकीरा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। अकीरा ने रिपोर्टर से कहा, आप सब यहाँ पर आए इसके लिए थैंक यू सो मच, और मूवी को भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। यह मूवी एसआर की है तो इसे वैसे भी सभी लोग बहुत प्यार देंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मुझे एसआर के साथ देखकर खुश होंगे।
अकीरा की बात सुनकर सभी रिपोर्टर्स अकीरा की तारीफें करने लगे। उन्हें याद आया अकीरा एसआर के साथ मूवी कर रही है। रिपोर्टर का ध्यान अवनी रेड्डी के केस से हटकर सीधा एसआर के ऊपर जा चुका था। ये सब देखकर अवनी अब तक वहां खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसने कहा अकीरा चतुर्वेदी को एक लेखक होना चाहिए क्योंकि उन्हें कहानी बहुत अच्छी बनानी आती है। उस आवाज को सुनकर सभी रिपोर्टर्स का ध्यान उस तरफ चला गया। अकीरा और बाकी सब ने भी उस तरफ देखा तो वह अवनी दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। अवनी ने अपने चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगा रखा था, इसीलिए किसी को भी हमने का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पर अवनी को देखकर सभी लोगों की उसमें दिलचस्पी बढ़ गई। अवनी काफी मिस्टीरियस दिखाई दे रही थी। अवनी ने एक नजर सबकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे स्टेज की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे अवनी स्टेज के पास आ रही थी, अकीरा अवनी को स्कैन कर रही थी, पर वह भी अवनी को पहचान नहीं पा रही थी। अवनी ने सभी रिपोर्टर्स से कहा आप सब लोग यहाँ पर उस कार एक्सीडेंट पर अपनी रिपोर्ट लेने के लिए आए थे, सच पता करने के लिए आए थे। पर मिस अकीरा ने बहुत अच्छी तरह से पूरी बातों को घुमा दिया। क्या सच में उन्होंने कोई कार एक्सीडेंट किया ही नहीं था? हाँ, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया और मैंने इस बारे में सबको बता भी दिया, अकीरा ने कहा। अकीरा की बात सुनकर अवनी मुस्कुराई। वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे अवनी स्टेज के पास जा रही थी वैसे वैसे कि अकीरा के दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अवनी ने अकीरा से पूछा क्या सच में आपने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर अवनी रेड्डी को सेट से बाहर फेंकने को कहा था? हाँ, ऐसा ही हुआ था, अकीरा ने कहा। अब उसे थोड़ी घबराहट भी होने लगी थी। अवनी ने सभी रिपोर्टर्स से कहा आप सब लोग यहाँ पर कार एक्सीडेंट पर अपनी रिपोर्ट लेने के लिए आए थे, सच पता करने के लिए आए थे। पर मिस अकीरा ने बहुत अच्छी तरह से पूरी बातों को घुमा दिया। क्या सच में इन्होंने कोई कार एक्सीडेंट किया ही नहीं था? 2 हाँ, मैंने कोई कार एक्सीडेंट नहीं किया और मैं इस बारे में सबको बता भी दिया, अकीरा ने कहा। अकीरा की बात सुनकर अवनी मुस्कुराई। वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे अवनी स्टेज के पास जा रही थी वैसे वैसे कि अकीरा के दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। सीढ़ियां पर चढ़ते हुए अवनी ने अकीरा से पूछा क्या सच में आपने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर अवनी रेड्डी को सेट से बाहर फेंकवाया था? हाँ, ऐसा ही हुआ था, पर अवनी को मैंने सेट से बाहर नहीं निकलवाया था, वह एसआर ने किया था क्योंकि अवनी वहां पर तमाशा कर रही थी, अकीरा ने थोड़े कॉन्फिडेंट होकर कहा। तुम कौन हो और तुम ऐसे अकीरा मैं पर झूठ बोलने का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वह भी बिना सबूत के, एक रिपोर्टर ने कहा। उस रिपोर्टर की बात अवनी ठीक अकीरा के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अकीरा की तरफ देखा, फिर अपने आंखों से चश्मे को उतार। अकीरा ने जैसे ही अवनी की आंखों को देखा वह तुरंत अवनी को पहचान गई। अवनी को पहचानते ही अकीरा के माथे पर हल्का पसीना आने लगा। अवनी ने माइक अकीरा से लेते हुए सभी रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए कहा मैंने सुना था आप सभी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं खुद ही यहाँ पर चली आई। सभी रिपोर्टर एक दूसरे वाले की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये लड़की क्या बोलना चाहती है। तो जैसा कि आपकी मिस अकीरा ने कहा उन्होंने अवनी को सेट से बाहर निकलवाया है, सॉरी सुपरस्टार एसआर ने अवनी को बॉडीगार्ड में सेट से बाहर फेंकवाया है, तो क्यों ना हम एक छोटी सी क्लिप देख ले जिससे पता चल जाए क्या सच में ऐसा हुआ भी था या नहीं, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनते ही अकीरा ने तुरंत कहा तुम ऐसे बीच में किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकती, यहाँ से बाहर निकलो, सिक्योरिटी कहाँ पर है? अकीरा की बात सुनते ही सिद्धि ने तुरंत बॉडीगार्ड को अवनी को पकड़ने के लिए कहा। बॉडीगार्ड जैसे ही अवनी को पकड़ने के लिए स्टेज के पास जाते उससे पहले ही अचानक से वहां पर 10-15 बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गई। उन बॉडीगार्ड्स ने स्टेज को चारों तरफ से कवर कर लिया। अवनी उन बॉडीगार्ड्स को देखकर पहचान गई थी, वह बजाज फैमिली की बॉडीगार्ड्स थे। इतने सारी बॉडीगार्ड को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था यह अचानक से इतने सारी बॉडीगार्ड यहाँ पर कैसे आ गए। अवनी ने इन सब को इग्नोर कर एक पेन ड्राइव को सीधे लैपटॉप के अंदर डाल और एक वीडियो प्ले कर दी। सभी रिपोर्टर्स ने जब उसे तरफ देखा तो सभी हैरान रह गए। उसे वीडियो में एसआर एक लड़की को बड़ी ही प्यार से और मुस्कुराते हुए सेट से बाहर लेकर आ रहा था। उन दोनों को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था उन दोनों के बीच में कोई भी टेंशन है। उस वीडियो में एसआर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसे वीडियो में अवनी का चेहरा ब्लर कर दिया गया था।
इस वीडियो में तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है एसआर अवनी को सेट से बाहर फेंक रहे हैं। अवनी ने माइक में कहा। अवनी की बात सुनते ही सभी लोग लगातार उसे वीडियो की फोटोज क्लिक करने लगे। क्या सच में वीडियो में यह अवनी रेड्डी थी? पर इससे भी बड़ा तो सवाल ये था, अवनी रेड्डी को छोड़ने के लिए खुद एसआर क्यों आएगा? यह एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए बाहर मौजूद सारे अकीरा के फैंस और सोशल मीडिया के लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है सब देख पा रहे थे। अब तक अकीरा के फैंस जो उसका साथ दे रहे थे अब वह चुप हो गए थे। एसआर के फैंस ने भी एंट्री ले ली थी, वह भी जाना चाहते थे आखिर यह अवनी रेड्डी कौन है, जिनसे उनका आइडियल इतने प्यार और मुस्कुराहट के साथ बातें कर रहा है। क्योंकि एसआर का मुस्कुराना कोई मामूली बात नहीं थी। चलो अब हम वीडियो देख ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक और वीडियो देख ले, जिससे ये भी पता चल जाए अकीरा ने कभी कोई एक्सीडेंट किया भी था या नहीं, अवनी ने कहा और सीधी प्रोजेक्टर पर एक वीडियो और प्ले कर दी। इस वीडियो में अकीरा की कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वह लड़की दूर रोड पर जा गिरी, उसके पूरे बॉडी से खून बहे जा रहा था। अकीरा ने उसे लड़की को देखने के लिए अपनी कार की विंडो नीचे की। जैसे यह अकीरा ने अपना चेहरा बाहर कर उसे लड़की को देखा, कैमरा में उसका चेहरा साफ दिखने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद रिपोर्टर्स में हाहाकार मच गया। सभी लोग लगातार उसे वीडियो को शूट कर रहे थे। उसे वीडियो को देखने के बाद अकीरा के चेहरे का रंग पूरा उड़ चुका था। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, ऐसे तो उसका पूरा करियर ही खत्म होने वाला था। तुम लोग नीचे क्यों खड़े हो? ये कुछ भी बकवास सिखाएगा तो क्या तुम इसे दिखाने दोगे? जल्दी इसे यहाँ से बाहर फेंको, अकीरा ने गुस्से में बॉडीगार्ड से कहा। पर अकेला के बॉडीगार्ड कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बजाज फैमिली की बॉडीगार्ड के सामने वह लड़ने की हिम्मत ही जुटा पा रही थी। ये सब झूठ है, ये वीडियो पूरी तरह से एडिटेड है। ये लड़की मुझे फंसाना चाहती है। अकीरा की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए अकीरा के पास गई। उसने अकीरा के माथे पर आ रहे पसीने की तरफ देखते हुए कहा, अगर यह सब झूठ है तो तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? लगता है यहाँ बहुत ज्यादा ही गर्मी है, तो क्यों ना गर्मी और बढ़ा दी जाए। ये कहते हुए अवनी ने माइक में कहा तो दो सच तो सबके सामने बाहर आ गए हैं। पहला, अवनी रेड्डी को कोई बाहर निकल सके ऐसा पैदा नहीं हुआ है, और दूसरा यह मिस अकीरा चतुर्वेदी जो दुनिया के सामने अच्छा होने का दिखावा करती रहती है, वह एक काली चुड़ैल से भी ज्यादा खतरनाक है। अब मूवी शुरू हुई है तो इसे क्लाइमैक्स तक लेकर जाते हैं। अकीरा की कहानी इतनी जल्दी ही खत्म कैसे हो सकती है? चलिए मैं आपको भी कुछ फोटोग्राफ दिखाती हूँ, जिससे आप सबको पता चल जाएगा अकीरा चतुर्वेदी इंडिया की यह लिस्ट सेलिब्रिटी कैसे बनी, कैसे वह इंडिया में टॉप फीमेल सेलिब्रिटी है। ये कहते हुए अवनी ने प्रोजेक्टर पर कुछ फोटोज दिखानी शुरू की। जैसे जैसे उसे प्रोजेक्टर पर वह फोटोग्राफ्स आती जा रही थी, वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों और भी ज्यादा शॉक होते जा रहे थे। उन सभी फोटोग्राफ्स में किसी का भी चेहरा ब्लर दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें अकीरा कभी किसी बड़ी डायरेक्टर के साथ तो कभी किसी बड़े एक्टर के साथ बेड में नजर आ रही थी। लास्ट फोटो में अकीरा उसी की एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ वेदांश राणा के साथ भी बेड पर नजर आ रही थी। उन सभी फोटोग्राफ्स को देखकर अकीरा के पसीने छूटने लगी थे। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी अंदर तक की तस्वीर अवनी के पास कैसे आई। स्टेज पर बैठे हुए वेदांश राणा भी पूरी तरह से शोक में था। उसे अकीरा से इतना ज्यादा मतलब नहीं था जितना उसे खुद की इमेज से था। वह अपनी इमेज को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव था। ये सब क्या लगा रहा है? वेदांश में गुस्से में कहा और अपने हाथ में मौजूद माइक को प्रोजेक्टर पर दे मारा, जिससे प्रोजेक्टर पूरी तरह से टूट चुका था। हर हर महादेव। बर्बाद हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी अंदर तक की तस्वीर अवनी के पास कैसे आई। स्टेज पर बैठे हुए वेदांश राणा भी पूरी तरह से शोक में था। उसे अकीरा से इतना ज्यादा मतलब नहीं था जितना उसे खुद की इमेज से था। वह अपनी इमेज को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव था। ये सब क्या लगा रहा है? वेदांश में गुस्से में कहा और अपने हाथ में मौजूद माइक को प्रोजेक्टर पर दे मारा, जिससे प्रोजेक्टर पूरी तरह से टूट चुका था। वेदांश का गुस्सा देखकर कुछ पल के लिए तो मीडिया वाले भी अपनी जगह पर थम से गए थे। सभी लोगों की नजरें इस वक्त वेदांश पर थी, जो गुस्से में अवनी को ही घूरे जा रहा था। अवनी ने वेदांश की तरफ देखा। उसे अभी भी वेदांश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अवनी ने कुछ गलत नहीं किया था, ये बात अवनी जानती थी,
क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी गंदी है कि इसका सच अगर बाहर आ जाए तो कुछ लोगों का करियर ऐसे ही खत्म हो जाएगा और कुछ काबिल लोगों को ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जगह भी मिल जाएगी। ये फोटोज बाहर नहीं जानी चाहिए। अभी अपना कैमरा बंद करो, वेदांश ने गुस्से में कहा। वेदांश की बात सुनकर सारे रिपोर्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। वह लोग ऐसे कैसे कैमरा बंद कर सकते थे जब इतनी बड़ी न्यूज उनको मिल रही थी, किसी को भी कैमरा बंद करते ना देखकर। वेदांश ने एक बार फिर कहा, अगर तुम लोगों ने अभी अपना कैमरा बंद नहीं किया तो आज के बाद तुम्हारी न्यूज एजेंसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिखाई भी नहीं देगी। वेदांश की यह धमकी सुनकर इस बार सारे रिपोर्टर्स डर गए। आखिर वेदांश एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग जो था, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी उसी की ही थी, इसीलिए रिपोर्टर्स उससे पंगा नहीं ले सकते थे। सभी रिपोर्टर्स ने अपने अपने कैमराज बंद कर दिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव होने की वजह से वह सारी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल होने लगी थी। सिद्धि, जो वही थी, उसका फोन रिंग करने लगा। जैसे ही सिद्धि ने कॉल पिक किया, उसे दूसरी तरफ से कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सिद्धि ने तुरंत कॉल कट किया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। हर जगह इस घोटाले के बारे में ही दिखाया जा रहा था। अकीरा के साथ साथ फोटोग्राफ्स में जो लोग मौजूद थे, उन लोगों को भी लोग ट्रोल कर रहे थे। हर जगह से हेट कमेंट्स ही थे। अकीरा जो एक लिस्ट सेलिब्रिटी थी, जिसके इतने सारे फैंस मौजूद थे, वह भी अब उसके अगेंस्ट हो चुके थे। अकीरा खुद तो डूबी ही, पर अपने साथ इतने सारे आदमियों को लेकर भी डूबी। सर, सिद्धि ने वेदांश के पास जाकर कहा। वेदांश ने गुस्से में सिद्धि की तरफ देखा और फिर उसके फोन की तरफ। जैसे ही वेदांश ने सिद्धि के फोन में वह सारी न्यूज कमेंट्स देखे तो उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। वेदांश गुस्से में अकीरा के पास गया और गुस्से से अकीरा को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अकीरा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वेदांश की धमकी सुनकर अकीरा काफी ज्यादा डर गई। उसने वेदांश से डरते हुए कहा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। वेदांश ये सब फोटोज ये यहाँ पर लेकर आए हैं, ये सब इस अवनी रेड्डी का किया धरा है। अकीरा ने गुस्से में अपने दांत भिंचते हुए अवनी की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहा। जैसे ही सबने अकीरा के मुंह से अवनी रेड्डी का नाम सुना, सभी लोग हैरानी से अवनी को देखने लगे। किसी को भी नहीं लगा था वह लड़की कोई और नहीं अवनी हो सकती है, जिसे वह सब ढूंढ रहे थे। अकीरा की बात सुनकर अवनी की होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, पर मास्क के कारण कोई भी अवनी की वो मुस्कान नहीं देख पाया। जिन रिपोर्टर्स ने अपना कैमरा बंद कर लिया था, जैसे ही सबको पता चला ये लड़की अवनी रेड्डी है, उन सब ने तुरंत अपना कैमरा फिर से ऑन कर लिया। पर इस बार वह लोग लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वो लोग वैसा करते तो वेदांश उनको नहीं छोड़ता। वह बस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे थे ताकि अवनी का चेहरा रिकॉर्ड कर सके। वेदांश ने गुस्से से अवनी की तरफ देखा। तभी अकीरा जो अवनी के करीब खड़ी थी, उसने झटके से अवनी का मास्क उतार दिया। अवनी इसके लिए तैयार नहीं थी, वरना वह अकीरा को रोक देती। अकीरा ने अवनी का मास्क साइड में फेंक दिया। अवनी ने अभी भी वही व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उसके कली हेयर उसके चेहरे पर आ रही थी। अवनी ने अपने बालों को अपने कान के पीछे किया। रिपोर्टर्स जो अपना कैमरा लिए खड़े थे, जैसे ही उन लोगों ने अवनी का चेहरा देखा, वो लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए। क्या सच में अवनी रेड्डी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी? सबके दिमाग में यही चल रहा था। वेदांत जो अवनी से बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो भी अवनी को देख उसे ही देखने लगा। वेदांश ने अपनी जिंदगी में खूबसूरत लड़कियां देखी थी। काफी सारी एक्ट्रेस उसके आसपास घूमती रहती थी, पर अवनी जैसी खूबसूरती उसने आज तक नहीं देखी थी। अवनी ने एक गहरी सांस ली। वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। उन सब लोगों ने उसका चेहरा देख लिया था, जबकि वह ऐसा नहीं चाहती थी। पर अब अवनी को कोई डर भी नहीं था। उसने रिपोर्टर की तरफ देखा और फिर वेदांश की तरफ। रिपोर्टर्स ने पहले ही अवनी की बहुत सारी तस्वीरें ले ली थी। वेदांश ने अवनी की तरफ अपनी कदम बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो अवनी रेड्डी, जितनी खूबसूरत उतनी ही खतरनाक।
अगर तुम पहले मेरे पास आती तो मैं तुम्हें जरूर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बना देता, अकीरा से भी ज्यादा फेमस और पॉपुलर। पर तुमने जो आज यहाँ किया है उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम जानती हो कौन हूँ मैं। 1 मिनट में तुम्हारी शख्सियत मिटा दूंगा। तुम जिसकी शख्सियत मिटाने की बात कर रहे हो वह तुम्हारे पूरे खानदान की शख्सियत एक पल में मिटा सकती है। उस पूरे हॉल में यह आवाज गूंज उठी। जब सब लोगों ने उस आवाज की तरफ देखा तो एक बार फिर उस पूरे हॉल में हलचल होने लगी। वीर रंधावा। वेदांत ने हॉल के दरवाजे की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा। वीर वहां अपनी बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था। वीर के पीछे उसके 10 से 15 बॉडीगार्ड खड़े थे। उन बॉडीगार्ड की लाइंस के बीच में वीर बिल्कुल एक राजा की तरह वॉक करते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगा। वहां मौजूद रिपोर्टर्स को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? वीर राणावत यहाँ क्या कर रहा था? वीर रंधावा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। वह वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में से एक था। हर किसी ने वीर का चेहरा देखा हुआ था, इसीलिए वीर को देखते ही वह सब लोग पहचान गए। वेदांश भी वीर को वहां पर देखकर पूरी तरह से शोक में था। वहीं अकीरा ये समझने की कोशिश कर रही थी वीर ने अवनी के लिए ऐसा क्यों कहा कि वह वेदांश के पूरे खानदान को मिटा सकती है। बजाज फैमिली के बॉडीगार्ड ने पहले ही चारों तरफ से स्टेज को कवर कर रखा था। वेदांत अवनी के पास आता तो उससे पहले ही वह उसे रोक देते, पर वेदांश अवनी से अभी भी दूर था। वीर बड़ी ही स्टाइल के साथ वॉक करते हुए स्टेज पर आया। वीर सीधे वेदांश के पास जाने लगा। उसने वेदांश के ठीक सामने खड़े होते हुए कहा, तो क्या बोल रहे थे तुम? वीर को देखकर वेदांश, जो अब तक इतने गुस्से में था, वह पूरी तरह से भीगी बिल्ली बन चुका था। वेदांश ने वीर के सामने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। आप यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? क्या ये होटल तुम्हारे बाप का है? वीर ने सीधे रूडली वेदांश को जवाब देते हुए कहा। वेदांश वीर को कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वेदांश जैसे हजारों आदमी वीर के नीचे काम करते थे। उसे मरना थोड़ी ना था जो वो वीर को कुछ बोलता। वीर वैसे भी पूरी दुनिया में अपनी पागलपन के लिए फेमस था, और वेदांश वीर के पागलपन का शिकार नहीं होना चाहता था। नो सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वेदांश ने घबराते हुए कहा। तुम अवनी की शख्सियत मिटाने की बात कर रहे थे ना? वीर ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के वेदांश की तरफ देखते हुए पूछा। वीर की बात सुनकर वेदांश ने एक नजर अवनी को देखा और फिर कहा, सर अभी इस लड़की ने। वेदांश ने इतना ही कहा था कि वीर ने अपने पास ही खड़े बॉडीगार्ड के हाथ से गन लेकर सीधे वेदांश के सर वार कर दिया। वीर ने ये सब इतनी जल्दी किया कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। वेदांश को भी संभालने का मौका नहीं मिला। वेदांश सीधे जमीन पर गिर गया। उसके माथे से खून बह रहा था। वेदांश ने शोक वीर की तरफ देखा। इसका एक नाम है और बहुत अच्छा है। अवनी रेड्डी वो है जो तुम्हारे जैसे लाखों को अपने ब्रेकफास्ट में खाती है। वीर ने गुस्से में वेदांश से कहा। वीर का गुस्सा देखकर वहां सब बिना कोई आवाज किए वीर की तरफ ही देखने लगे। रिपोर्टर्स की भी अभी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की। वेदांश से तो एक बार वह फिर भी बच जाते, पर वीर रंधावा से पंगा लेने की औकात तो उन लोगों की भी नहीं थी। वीर चाहता तो पूरी मीडिया इंडस्ट्री को रातों रात खरीद सकता था। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अवनी ने वीर के पास आकर उसे पीछे की तरफ खींचते हुए कहा। अवनी का इतना फ्रेंकली वीर से बात करना वहां मौजूद सब लोगों को अपनी आंखें बड़ी करने पर मजबूर कर रहा था। हर कोई अपनी आंखें बड़ी किए अवनी को ही देखे जा रहा था। क्या तुमने देखा नहीं वह तुम्हें कैसे ये लड़की वह लड़की कहकर बुला रहा था? तुम इतना शांत कैसे रह सकती हो? वीर ने मुंह बनाते हुए कहा। वीर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो गुस्से में हो। अचानक से वीर का बदले हुए बिहेवियर और एक्सप्रेशंस देखकर सब लोग समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर वहां पर चल क्या रहा है। वीर की बात सुनकर अवनी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, कुत्ते हर वक्त भौंकते हैं, पर हमें उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। अवनी की बात सुनकर नीचे पड़ा वेदांश उसकी तरफ देखने लगा, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अवनी को कुछ भी कहने की,
किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वीर रंधावा जैसा आदमी अवनी को कैसे जानता है। अकीरा जो वहां खड़ी सब देख रही थी, उसे दिमाग में ये आया कहीं अवनी वीर की गर्लफ्रेंड तो नहीं। यही सोचकर अकीरा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी मासूमियत का काट वीर के सामने खेलने का सोचा। मुझे पता है वीर सर, आपको अभी हम गलत लग रहे हैं, पर गलती आपकी गर्लफ्रेंड अवनी की है। उसने मेरी गंदी नकली तस्वीरें यहाँ मीडिया के सामने लिखी है। मुझे नहीं पता वह मुझसे किस बात का बदला ले रही है। ये कहते हुए अकीरा की आंखों में आंसू आ गए। अकीरा की बात सुनकर अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुमसे किसने कहा मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ? चैप्टर 213 ये पना मेरा, लेसन मेरा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वीर रंधावा जैसा आदमी अवनी को कैसे जानता है। अकीरा जो वहां खड़ी सब देख रही थी, उसे दिमाग में ये आया कहीं अवनी वीर की गर्लफ्रेंड तो नहीं। यही सोचकर अकीरा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी मासूमियत का काट वीर के सामने खेलने का सोचा। मुझे पता है वीर सर, आपको अभी हम गलत लग रहे हैं, पर गलती आपकी गर्लफ्रेंड अवनी की है। उसने मेरी गंदी नकली तस्वीरें यहाँ मीडिया के सामने लिखी है। मुझे नहीं पता वह मुझसे किस बात का बदला ले रही है। ये कहते हुए अकीरा की आंखों में आंसू आ गए। अकीरा की बात सुनकर अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ? अकीरा अवनी की बात सुनकर हैरान रह गई। तभी वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि तुमने मुझे इसका बॉयफ्रेंड कहा। तो अवनी, तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? वीर ने अवनी को परेशान करने के लिए उसे आंख मारते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को एक झटका सा लगा। क्या सच में इस लड़की को वीर रंधावा में इंटरेस्ट नहीं था, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन, हैंडसम, गुड लुकिंग था? सब कुछ तो था वीर के पास। हर लड़की वीर पर मरती थी, और यहाँ वीर जिस लड़की के पीछे पड़ा था, उस लड़की को उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था। अवनी की बात सुनकर वीर ने मुंह बनाया, फिर अकीरा के पास गया। वीर को अपने पास आता देखकर अकीरा को लगा शायद वीर उसकी बातों में आने लगा है। अकीरा ने कहा, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही सर, पर वह आगे कुछ कहती इससे पहले ही वीर ने कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम एक एक्ट्रेस कैसे हो सकती हो, जबकि तुम्हारी एक्टिंग तुम्हारी तरह ही इतनी घटिया है। तुम्हें तो ठीक से रोना तक नहीं आता, और मुझसे 2 कदम दूर रहो। मैं तुम जैसी गंदी औरतों के करीब जाना पसंद नहीं करता। ये कहते हुए वीर ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। वीर के बॉडीगार्ड तुरंत आगे आए और उन्होंने अकीरा को वीर से दूर धक्का दे दिया। अकीरा ने हिल्स पहन रखी थी, वह गिरती उससे पहले ही। सिद्धि में आगे जाकर अकीरा का हाथ थामकर उसे संभाल लिया। अकीरा शॉक्ड रह गई थी। वीर ने फिर सामने की तरफ देखा, जहां सारी रिपोर्टर्स वहां हो रहे तमाशा को देख रहे थे। अगर अवनी की एक भी फोटो बाहर आए, तो उस इंसान के साथ क्या होगा, वह सोच भी नहीं सकता। ये कहते हुए वीर ने अपने हाथ में मौजूद गन पर अपना हाथ फेरा, जिसे देखकर वहां मौजूद रिपोर्टर्स डर से कांपने लगे, क्योंकि वीर रंधावा कोई ऐसा आदमी नहीं था जो सिर्फ धमकी देकर ही रह जाए। वीर सच में उन सबको बुरी मौत दे सकता था। वीर के साथ उसका असिस्टेंट भी आया था। वीर ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, ये जो भी आदमी है, इसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दो। वीर ने बेफिक्री से कहा। वीर की बात सुनकर वेदांश की आंखें बाहर आने को तैयार थी। वहीं रिपोर्टर्स भी वीर की पावर देख पा रहे थे। कैसे वीर वहां खड़ा खड़ा कितने आराम से एक कंपनी को बर्बाद करने के बारे में ऐसे कह रहा था, जैसे वो गोलगप्पे मांग रहा हो। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। वेदांश वीर के पास आकर उसके पैर पकड़ गिड़गिड़ाते हुए कहा। वीर ने वेदांत की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। मैं तुम्हें इतने हल्के में छोड़ रहा हूँ, वरना जिस लड़की से तुमने पंगा लिया है वह तुम्हें नरक के दर्शन करवा सकती है। तुम्हें कम से कम एक बार पता तो कर लेना चाहिए था अवनी रेड्डी क्या चीज है।
जिस लड़की से मैं पंगा नहीं ले सकता, उससे तुमने पंगा लिया है। सजा तो मिलेगी ही ना, अभी सिर्फ मैं आया हूँ। मेरे अलावा कोई और तुमसे बदला लेने आए, इससे पहले उससे माफी मांग लो। वैसे तुम्हारी माफी मांगने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर फिर भी अवनी ने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारे जिंदा बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वीर की बात सुनकर सभी लोग अवनी की तरफ देखने लगे। सबके दिमाग में यही चल रहा था, आखिर कौन थी यह अवनी रेड्डी? एक मामूली सी लॉयर या कुछ और? अगर वीर अवनी के बारे में ऐसा कह रहा है तो जरूर वीर से ज्यादा पावरफुल आदमी भी अवनी के पीछे होगा। पर ऐसा क्यों था? वेदांश तुरंत अवनी के पास गया। उसने अवनी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप कौन है। अवनी ने वेदांश की तरफ देखा और फिर कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में भी घिन आ रही है, मेरे सामने से हटो। अवनी की बात सुनकर तुरंत बजाज फैमिली के 2 बॉडीगार्ड्स आगे आए। उन्होंने अवनी के सामने से वेदांश को हटा दिया। अकीरा को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने जिस अवनी को एक चींटी समझकर कुचलने के बारे में सोचा था, उसकी पहचान इतनी बड़ी बड़ी आदमियों के साथ होगी। अकीरा भी किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती थी जो उसे वीर से बचा सके। मुझे माफ कर दो अवनी, प्लीज, मैं वादा करती हूँ मैं कोर्ट में आऊंगी और उस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी भी लूंगी, पर तुम मुझे प्लीज छोड़ दो। अवनी ने मुस्कुराते हुए अकीरा की तरफ देखा और फिर कहा, अवनी इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करती। ये कहते हुए अवनी अकीरा के पास आए। तुम्हें देखकर अभी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, एक डायलॉग तो मेरा भी बनता है ना। अवनी एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर वहां मौजूद सबकी तरफ देखकर कहा, ये पनीर मेरा, लहसुन मेरा, ये पागलपन का लेवल मुझे मत सिखा। ये पनीर मेरा, लहसुन मेरा, ये पागलपन का लेवल मुझे मत सिखा। 214 एटलीस्ट, मुझे माफ कर दो अवनी, प्लीज, मैं वादा करती हूँ। अवनी का डायलॉग सुनकर वीर कंफ्यूजन में था। उसने अवनी की तरफ देखकर पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें खुद भी पता है? वीर की बात सुनकर अवनी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, बिजनेस करने के अलावा कभी कभी इंस्टाग्राम पर रील भी देख लेनी चाहिए। वीर ने अवनी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तब कुछ और देखो ना। वीर की बात सुनकर अवनी ने उसे घूरा और फिर कहा, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। वहां मौजूद रिपोर्टर्स अकीरा वेदांश को चाहे अवनी की बात कहीं फनी लगी हो, पर अभी उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वह हंस भी पाए। चलो चलते हैं, मुझे इन पर अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना, अवनी ने कहा। फिर वेदांश और अकीरा की तरफ देखा, जिन्हें अंदाजा तक नहीं था उनकी जिंदगी में अब क्या होने वाला है। अवनी फिर स्टेज से नीचे आ गई। अवनी के पीछे पीछे ही वीर भी एक बॉडीगार्ड की तरह उसके पीछे चला गया। बजाज फैमिली और वीर के बॉडीगार्ड्स उनके साथ वहां से निकल गए। वही पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच चुका था। सभी लोग लगातार अकीरा को ट्रोल किया जा रहे थे। अचानक से अकीरा का फैन बेस पूरी तरह से टूट चुका था। उसके फैंस अब उसके हेड्स बन चुके थे। वेदांश की कंपनी और उसे भी भारी झटका लगा था। अकीरा के साथ जो बाकी आदमियों की फोटो दिखाई जा रही थी, वह भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। वह इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स थे। उनकी जिंदगी भी एक पल में बदल गई। वह लोग चाहे भी तो सोशल मीडिया से उन फोटोज को डिलीट नहीं करवा पा रहे थे। अकीरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वेदांश के फोन पर ही कॉल आया। वेदांश ने जैसे कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट की आवाज उसे सुनाई दी। सर, हमारी कंपनी के शेयर्स पूरी तरह से नीचे गिर चुके हैं और सारे शेयर होल्डर अपने शेयर विथड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं। कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कगार पर है। अपनी असिस्टेंट की बात सुनकर वेदांश हैरान रह गया। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पागल औरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वेदांश ने गुस्से में अकीरा के बालों को खींचते हुए कहा। अकीरा दर्द से चिल्लाने लगी। वेदांश बहुत गुस्से में था। आज अकीरा की वजह से उसके पास उसका कुछ भी बाकी नहीं रहा था। वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। वहां मौजूद थे रिपोर्टर भी खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर उन्हें अब वेदांश का भी कोई डर नहीं था। इसीलिए उन लोगों ने फिर से अपनी रिपोर्टिंग को लाइव स्टॉक कर दिया। वहां से अवनी और वीर तो पहले ही जा चुके थे और वेदांश की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। वेदांश अकीरा को पता ही नहीं था उनकी यह सारी हरकतें बाहर मौजूद सारे लोग देख रहे हैं।
वो दोनों पूरी तरह से साइको लग रहे थे। अकीरा भी वेदांश को मार रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पागलपन का दौरा आ गया हो। तुम यहाँ कैसे आए? होटल से बाहर आकर अवनी ने वीर से पूछा। अवनी की बात सुनकर वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दिल ने कहना शुरू कर दिया था तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए मैं हीरो की तरह भाग चला आया तुम्हें बचाने। वीर की बात सुनकर अवनी ने वीर की तरफ देखा और फिर अजीब सा मुंह बनाकर कहा, चुपचाप बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अभी तुम्हारी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगी मैं। अरे तुम ऐसी क्यों हो? वीर ने मुंह बनाते हुए अवनी से कहा। अवनी वीर को ही घूरे जा रही थी। ये देख वीर ने कहा, मेरे लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, इसलिए मुझे पता चल गया तुम कहां पर हो और मैं आ गया। वीर की बात सुनकर अवनी ने कुछ भी नहीं कहा। एटलीस्ट मुझे थैंक यू तो बोलो, मैंने तुम्हारी मदद की है, वीर ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा। अवनी ने वीर की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया, जैसे वह वहां हो ही नहीं, और आगे जाने लगी। वहां से थोड़ी दूर मानिक अपनी कार में बैठा सब देख रहा था। अवनी को फिर से शांत देखकर वीर ने कहा, अगर अभी तुम फ्री हो तो हम सभी से मिलने चले। वीर की बात सुनकर अवनी ने कुछ सोचा, वह फ्री ही तो थी, अभी उसके पास कुछ भी काम नहीं था। अकीरा का केस भी सॉल्व हो चुका था और घर से जाने की आज उसे जल्दी नहीं थी, क्योंकि जिसके लिए वह घर जाती थी शायद वह घर पर ही नहीं रहने वाला था, वह तो किसी और के साथ था। इसीलिए अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और उसके बाद वीर के साथ वहां से निकल गई। अवनी सभी से मिली, उसने सभी को आराम से समझाया, सभी भी उसकी बात अच्छे से समझ गई थी। उसके बाद अवनी घर की तरफ आने लगी कि रास्ते में ही उसके पास आयशा का कॉल आया। आयशा अवनी को अपने घर आने के लिए कह रही थी। अवनी फिर आयशा के घर की तरफ चली गई। जैसे ही अवनी आयशा के घर पहुंची, उसने देखा आयशा सोफे पर बैठी है जो कुछ सोच जा रही है। इतनी ध्यान से क्या सोच रही हो? अवनी आयशा के सामने बैठते हुए कहा। आयशा में अवनी की आवाज सुन अपनी गर्दन ऊपर कर उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है अवनी व्योम मुझसे प्यार नहीं करता। पिक्चर 215 एक थप्पड़ एक किस। अवनी सभी से मिली, उसने सभी को आराम से समझाया, सभी भी उसकी बात अच्छे से समझ गई थी। उसके बाद अवनी घर की तरफ आने लगी कि रास्ते में ही उसके पास आयशा का कॉल आया। आयशा अवनी को अपने घर आने के लिए कह रही थी। अवनी फिर आयशा के घर की तरफ चली गई। जैसे ही अवनी आयशा के घर पहुंची, उसने देखा आयशा सोफे पर बैठी है जो कुछ सोच जा रही है। इतनी ध्यान से क्या सोच रही हो? अवनी आयशा के सामने बैठते हुए कहा। आयशा में अवनी की आवाज सुन अपनी गर्दन ऊपर कर उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है अवनी व्योम मुझसे प्यार नहीं करता। आयशा की बात सुनकर अवनी पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। तुम बोलना क्या चाहती हो? अवनी ने आयशा से पूछा। मैंने तुम्हें बताया था ना, व्योम में इंडिया से बाहर गया है। आयशा ने उदासी से कहा। अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर आयशा के आगे बोल देगा इंतजार करने लगी। व्योम वापस इंडिया आ गया है, पर आने के बाद उसने मुझे एक मैसेज कर बताया तक नहीं कि वह इंडिया में है। और तुम्हें किसने बताया वह इंडिया आ गए हैं? अवनी ने आयशा से पूछा। मैंने खुद व्योम को देखा था और देखते ही एक कांड भी कर दिया, पर उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, आयशा ने कहा और मासूमियत से अवनी की तरफ देखा। अवनी ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, क्या कांड किया तुमने? 4 घंटे पहले एक पार्टी में आयशा पिंक कलर की मिडलैंड ड्रेस पहने अंदर आए। इस पार्टी में हाई क्लास सोसाइटी के और भी बहुत सारे लोग थे।
आयशा यहाँ पर बस अपने पेरेंट्स के कहने पर आई थी। थोड़ी देर बाद आयशा यहाँ से निकलने ही वाली थी। आयशा को वहां आते देखा कुछ लोग आयशा के पास आए। वह सभी आयशा की ही एज के थे। उनमें से एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आयशा कैसी हो तुम? क्या तुम हमें भूल ही गई हो? आयशा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। आयशा को ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था जिन पर वो विश्वास ना करती हो। क्या व्योम यहाँ तुम्हारे साथ नहीं आया? मैंने तो सुना था तुम दोनों डेट कर रहे हो। एक लड़की ने आयशा से पूछा। ये सुन आयशा ने कहा, वह अभी इंडिया से बाहर है बिजनेस ट्रिप के लिए। आयशा की बात सुनकर एक लड़का जो उनके पास ही आ रहा था उसने कहा, पर व्योम बजाज तो इस पार्टी में है, मैं अभी उन्हें देखा है, उस तरफ देखा था। ये कहते हुए वह लड़का एक तरफ इशारा करने लगा। आयशा ने उस तरफ देखा तो वहां व्योम एक लड़की के साथ खड़ा था। उस लड़की का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था पर उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वह दो एक दूसरे की बहुत क्लोज हो। उस लड़की से बात करते हुए व्योम मुस्कुरा रहा था। व्योम को देखते ही आयशा उसे पहचान गई पर उस लड़की की पीठ आयशा की तरफ थी, इसीलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाए। व्योम को किसी और के साथ आयशा की मुट्ठी गुस्से में कस गई। उसे वैसे ही पहले से व्योम पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह उसके कॉल्स और मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। अब व्योम को किसी और लड़की के साथ देखकर आयशा को यकीन हो गया था व्योम की जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है। तभी उस लड़की ने आगे बढ़कर व्योम को अपने गले लगा लिया। ये देख आयशा का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। वह व्योम के पास गई और उसने एक गाल पर थप्पड़ दे मारा। ऐसे अचानक से थप्पड़ की आवाज सुनकर पार्टी में मौजूद सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। व्योम जो थप्पड़ से बिल्कुल अनजान था, जैसे ही उसे थप्पड़ पड़ा उसने हैरानी में सामने देखा। आयशा को वहां पर देखकर व्योम हैरान था। आयशा गुस्से में तमतमा रही थी। आयशा दीदी आप, एक लड़की की आवाज आई। जब आयशा ने साइड में देखा तो वह लड़की कोई और नहीं शिवांगी ही थी जो थोड़ी देर पहले व्योम के गले लगी थी। शिवांगी को देखते ही आयशा पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने व्योम की तरह देखा जो अपने गाल पर हाथ रख उसे ही देखे जा रहा था। वह पूरी तरह से कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था आयशा ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। ये देखकर आयशा घबरा गई। वह घबराहट में वह अपने होठों को चबाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और यहाँ मौजूद सभी गेस्ट उसकी की तरफ देख रहे थे। आयशा को कुछ समझ नहीं आया और उसने तुरंत आगे बढ़कर अपने होठों को व्योम के होठों पर रख उसे किस कर लिया। थप्पड़ मारने के बाद अचानक से आयशा के किस करने व्योम को फिर से एक झटका सा लगा। व्योम को समझ नहीं आ रहा था आयशा को हो क्या गया है। आयशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। वह चाहती थी अभी धरती फटे और वह यहाँ जमीन भी ही समा जाए। आयशा को समझ नहीं आ रहा था वह उस पार्टी से कैसे जाएगी, पर जॉब करता तो आप देखें वह भी टाइप के हैं तो पूरी तरह उनकी तरह किस करने पर अब शिवांगी को हंसी आ रही थी। आयना जैसे ही व्योम से दूर हुई व्योम ने आयशा की तरफ देख कहा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? व्योम की बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे काम है, मुझे जाना होगा, आप सब लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। ये कहते हुए आयशा अजीब तरह से मुस्कुराए और फिर तुरंत भागते हुए उसे पार्टी से निकल गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उस पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट भी कंफ्यूज थे। कोई लड़की के लड़के को थप्पड़ मारने के बाद किस क्यों ही करेगी? क्या आयशा पागल हो चुकी थी? आयशा को बहुत शर्म आ रही थी। वही व्योम और शिवांगी अपने चेहरे पर कंफ्यूजन लिए उस तरफ देखे जा रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कौन करता है? अवनी ने हैरानी में आयशा की तरफ देखते हुए कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था आयशा इतनी पागल कैसे हो सकती है जो पार्टी में ये सब कर दे। आयशा ने मासूमियत से अवनी की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करूं, उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और जो हुआ वह मैंने बिना कुछ सोचे समझे कर दिया था, पर इसमें गलती व्योम की भी तो है। उसे मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था और उसने तो मुझे बताया तक नहीं कि वह वापस आ गया है। मेरी जगह तुम भी होती तो यही करती। आयशा की बात सुनकर अपनी गहरी सांस ली और समझने की कोशिश करने लगी आखिर चल क्या रहा है। अवनी सोच रही थी कि तभी उसकी फोन के रिंग करने लगा। अवनी ने देखा तो शिवांगी का कॉल था। अवनी ने आयशा की तरफ देखा और फिर कॉल पिक कर उसे स्पीकर पर किया। दूसरी तरफ से शिवांगी की आवाज आई,
हेलो अवनी भाभी, क्या आप आयशा दीदी के साथ है? वह कहाँ पर है? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शिवांगी की बात सुनकर अवनी ने आयशा की तरफ देखा और फिर कहा, वह मेरे सामने ही है। आप दोनों जल्दी नेहरू गार्डन आ जाइए, जल्दी आइएगा। ये कहते हुए शिवांगी ने कॉल कट कर दिया। शिवांगी को इतनी जल्दबाजी में देख अवनी ने आयशा से कहा, जल्दी चल। 216 विल यू मैरी मी? अवनी ने आयशा की तरफ देखा और फिर कॉल पिक कर उसे स्पीकर पर किया। दूसरी तरफ से शिवांगी की आवाज आई, हेलो अवनी भाभी, क्या आप आयशा दीदी के साथ है? वह कहाँ पर है? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शिवांगी की बात सुनकर अवनी ने आयशा की तरफ देखा और फिर कहा, वह मेरे सामने ही है। आप दोनों जल्दी नेहरू गार्डन आ जाइए, जल्दी आइएगा। ये कहते हुए शिवांगी ने कॉल कट कर दिया। शिवांगी को इतनी जल्दबाजी में देख अवनी ने आयशा से कहा, जल्दी चल। तुम्हें क्या लगता है शिवांगी इतनी जल्दबाजी में क्यों होगी? क्या कुछ हुआ है? आयशा ने अवनी से पूछा। अवनी जो कार ड्राइव कर रही थी, उसने अपनी कार की स्पीड तेज करते हुए कहा, जरूर कोई इमरजेंसी ही होगी, वरना शिवांगी ऐसे कॉल कट नहीं करती। तुम्हारे ऐसे बोलने से मुझे और भी ज्यादा घबराहट हो रही है। आयशा ने अपने नाखून चबाते हुए कहा। वह दोनों कुछ ही देर में नेहरू गार्डन पहुंच गई। अवनी और आयशा कार से बाहर आए। वहां केवल स्ट्रीट लाइट की ही रोशनी थी। हमें नेहरू गार्डन के अंदर जाना है या बाहर, ये तो शिवांगी ने बताया ही नहीं। आयशा ने कहा, यहाँ आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमें अंदर चलना चाहिए। अवनी ने कहा और आयशा के साथ गार्डन के दरवाजे से अंदर की तरफ जाने लगी। नेहरू गार्डन मुंबई का सबसे बड़ा गार्डन था, जहां बहुत सारे फाउंटेन्स और लाइट्स भी मौजूद थी। यहाँ की लाइट भी ऑफ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आयशा ने कहा। अवनी ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और वह दोनों संभालती हुई गार्डन के अंदर जाने लगी। शिवांगी, शिवांगी, क्या तुम यहाँ हो? आयशा ने आवाज देते हुए कहा। वह दोनों अपने अपने फोन की रोशनी से होते हुए इधर उधर शिवांगी को ढूंढते हुए आवाज दे रही थी। तभी अवनी, जो आयशा के पीछे थी, अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे एक तरफ खींच लिया। अवनी उस आदमी की महक से समझ गई थी वह कौन है। अवनी ने मोबाइल को सामने की तरफ किया। उसके ठीक सामने मानिक का चेहरा था, जो अवनी के मुंह पर हाथ रख उससे ही देखे जा रहा था। मानिक अवनी एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। अवनी ने मानिक का हाथ अपने मुंह से हटाया। अवनी जैसे कि वहां से जाने को भी मानिक नहीं अवनी का हाथ पकड़ कहा, यही रुको। रुकने के लिए कुछ बचा नहीं है, अवनी ने कहा। मानिक ने अवनी का हाथ पकड़ लिया। तभी अवनी को एक और आवाज सुनाई दी, भाभी हम सब यही हैं, आप भी यही रहिए। उस आवाज को सुन अवनी ने उसे तरफ देखा तो वहां पर युवान पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अवनी ने फिर चारों तरफ ध्यान से देखा तो वहां पर राहिल, जय, शिवांगी, युवान भी मौजूद थे। उन सब को देखकर अवनी हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, यहाँ हो क्या रहा है। अवनी ने पूछा, भाभी आप यही रहिए, अभी आपको सब पता चल जाएगा, शिवांगी ने कहा और अवनी को अपने साथ खड़ा कर लिया। अवनी भी शिवांगी के साथ खड़ी होकर वहां सब कुछ देखने लगी। आयशा, जो आगे आगे चल रही थी, उसे जब अपने पीछे से अवनी के चलने की आहट जब सुनाई नहीं दी तो उसने पीछे घूमकर देखा। वहां पर अब अवनी नहीं थी। अवनी कहाँ हो तुम? आयशा में अवनी को आवाज देते हुए कहा, पर उसे अवनी की तरफ से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब अवनी कहाँ चली गई? आयशा ने कहा। उसे लगा अवनी वापस जा चुकी है, इसलिए आयशा भी बाहर की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से आयशा को अपने पीछे से तेज रोशनी दिखाई दी। जब आयशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर फाउंटेन के आसपास मौजूद लाइट्स जलने लगी थी। अचानक से लाइट्स ऑन होते देखकर आयशा हैरान रह गई। तभी आयशा की नजर पूल एरिया पर गई। पूल के ठीक ऊपर व्योम खड़ा था। आयशा व्योम को वहां पर देखकर पूरी तरह से हैरान थी। व्योम वहां पुल के जंपिंग स्टैंड पर खड़ा था। व्योम, आयशा ने धीरे से कहा। व्योम के हाथ में माइक था। आयशा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना, पर मुझे तुम्हें और परेशान करना है। क्या तुम मुझे हमेशा तुम्हें परेशान करने दोगी? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? व्योम ने आयशा की तरफ देखते हुए बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा। आयशा व्योम की बात और उसका प्रपोजल देखकर पूरी तरह से हैरान थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी व्योम उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। तभी वहां अचानक से फाउंटेन लेजर लाइट शो शुरू हो गया, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में फूलों के बीच विल यू मैरी मी लिखा हुआ दिखाई दे रहा था।
ये सब बिल्कुल सपनों की दुनिया की तरह लग रहा था। धीरे धीरे उस पूरे गार्डन में लाइट जलने लगी। चारों तरफ सिर्फ विल यू मैरी मी ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। प्लीज हाँ बोल दीजिए और हमारी प्यारी सी भाभी बन जाए, युवान ने चिल्लाते हुए कहा। आयशा ने अपने पीछे देखा तो वहां पर उन सभी लोगों को एक साथ देखा। ऐसा एक बार फिर हैरान रह गई। किसका इंतजार क्यों कर रही हो, जल्दी हाँ बोल दे और अपने प्यार को अपना पति बना ले, अवनी ने हंसते हुए कहा। अवनी ने की बात सुनकर आयशा मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसने इस दिन का कब से इंतजार किया था। आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था व्योम उसे प्रपोज करेगा। ये सब आयशा के लिए सपना था। आयशा ने व्योम की तरफ देखा जो अब वहां बैठ चुका था। व्योम ने आयशा की तरफ देखते हुए बच्चों के जैसे कहा, लगता है तुम्हारे जवाब के इंतजार में सुबह हो जाएगी। व्योम की बात सुनकर आयशा मुस्कुराई। वह भागते हुए पूल की तरफ जाने लगी। आयशा जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जंपिंग स्टैंड पर व्योम के पास गई। व्योम खड़ा हुआ। उसने आयशा की तरफ देखकर कहा, अगर तुम ना बोलने आए हो तो मैं वही एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना, बोलने का ऑप्शन नहीं है। आयशा ने मुस्कुराते व्योम की तरफ देखा और फिर चिल्लाते हुए कहा हाँ। ये कहकर आयशा ने सीधे व्योम को किस कर लिया और उसके साथ पूल में गिर गई। एक छपाक की आवाज के साथ आयशा और व्योम दोनों ही पूल के अंदर थे। दो मछली किस करते हुए पानी में गिरी। छपाक का युवान अवनी ने एक साथ जोर से चिल्लाते हुए कहा और हंसने लगे। शिवांगी और युवान जोर जोर से हुटिंग कर रहे थे। वही अवनी भी ये देखकर बहुत खुश थी। वह भी चिल्लाने लगी थी। वह तीनों बिल्कुल बच्चे लग रहे थे। लगता है व्योम जल्दी ही शहनाई बजाने वाला है, जय ने राहील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राहील ने जय की तरफ देखकर कहा, तुम भी बजा लो, तुम्हें किसने मना किया है, तुम्हारे पास तो बंदी भी है। राहील की बात सुनकर जय ने शिवांगी की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया। आयशा और व्योम दोनों पूल में थी और पैशनेटली किस किया जा रहे थे। आयशा भी व्योम को नहीं रोक रही थी। यह उन दोनों की पहली किस थी जो उनके मैरिज प्रपोजल पर हो रही थी। व्योम बहुत खुश था। स्विमिंग पूल में होने के कारण वह अपनी किस को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए और उन दोनों को ही पूल के ऊपर आना पड़ा। आयशा गहरी गहरी सांस ले रही थी। किस करते हुए उसे पूल में बिल्कुल ही सांस नहीं आ रही थी। जैसे ही आयशा की नजर बाहर मौजूद दिन 6 लोगों पर गई, उसे शर्म आने लगी। उसने तुरंत व्योम के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। व्योम ने मुस्कुराते हुए आयशा को अपनी बाहों में भर वहां मौजूद सबसे कहा, मेरी बीवी को तुमसे शर्म आ रही है, सभी लोग अपना चेहरा दूसरी तरफ करो। व्योम की बात सुनकर सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। बीवी अभी बनी भी नहीं है, अभी से इतना बदल गए, कलयुग है भाई, कलयुग है, राहील ने कहा और बाकी सबके साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। चैप्टर 217 पूरा सच। जैसे ही आयशा की नजर बाहर मौजूद दिन 6 लोगों पर गई, उससे शर्म आने लगी। उसने तुरंत व्योम के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। व्योम ने मुस्कुराते हुए आयशा को अपनी बाहों में भर वहां मौजूद सबसे कहा, मेरी बीवी को तुमसे शर्म आ रही है, सभी लोग अपना चेहरा दूसरी तरफ करो। व्योम की बात सुनकर सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। बीवी अभी बनी भी नहीं है, अभी से इतना बदल गए, कलयुग है भाई, कलयुग है, राहुल ने कहा और बाकी सब के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। एक बार फिर सोच लूं, कहीं बाद में पछताना ना पड़े, व्योम ने आयशा के कान में कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने अपना चेहरा ऊपर व्योम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मौत भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। व्योम ने तुरंत आयशा के होठों पर अपने होठों रख उसके मुंह को बंद कर दिया और उसे किस करने लगा। व्योम को मौत की बात सुनकर भी काफी डर लग रहा था। उसकी पकड़ आयशा की कमर पर कस गई। वह आयशा को कहीं भी जाने नहीं दे सकता था, जैसे आराध्या उससे दूर जा चुकी थी। व्योम कभी प्यार ही नहीं करना चाहता था, पर आयशा को देखकर वह खुद को वापस आयशा से प्यार करने से रोक ही नहीं पाया। पर वह अब आराध्या की तरह आयशा को दूर जाने नहीं देने वाला था। आयशा भी अचानक से व्योम के बदले बिहेवियर को देखकर समझ गई। आखिर बात क्या है? आयशा ने अपनी दोनों हाथों को भी उनके गर्दन के चारों तरफ लपेटा और बड़े प्यार से उसे किस करने लगी। क्या हम लोगों को ऐसे ही खड़े रहना है? युवान की आवाज सुनकर आयशा और व्योम में एक दूसरे से अलग हुए। वह दोनों पूल से बाहर आए। मुझे तो लगता है यह आज ही सब कुछ कर लेंगे, पता नहीं कि शादी के बाद के लिए क्या बचेगा, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे।
व्योम ने पीछे से राहुल की पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हें खुद लड़की नहीं मिल रही तो बाकियों को परेशान कर रहे हो। व्योम की बात सुनकर राहुल ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब वह अपने दिल का हाल कैसे किसी को बताता। उसका दिल जिस इंसान के लिए धड़कता है वह धड़कन ही उससे दूर जा चुकी है। ठंडी हवाओं की वजह से आयशा कांप रही थी। आयशा भाभी, आप मेरे साथ आइए, आप चेंज कर लीजिए वरना आपको सर्दी लग जाएगी, शिवांगी ने कहा और आयशा को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। उसके बाद सभी लोग अपने अपने में बिजी हो गए। अवनी वही खड़ी थी, वह मानिक के पास नहीं जाना चाहती थी। राहुल कब से ये सब ध्यान से देख रहा था, वह नोटिस कर पा रहा था अवनी और मानिक के बीच में कुछ तो हुआ है जिसे वह सबसे छिपा रहे हैं, वरना मानिक अवनी से दूर रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। वही मानिक को समझ नहीं आ रहा था, वह कैसे अवनी को सब कुछ समझाए। मानिक में अवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थी कि अवनी तुरंत वहां से दूर जाकर एक चेयर पर बैठ गई। मानिक समझ गए कि इस वक्त अवनी उससे बात नहीं करना चाहती है। उन दोनों की यह हरकतें देखकर राहुल मुस्कुराया। वह अवनी के पास गया। रहील अवनी के साइड में चेयर पर बैठ गया। अवनी आसमान में देखे जा रही थी। व्योम और आयशा साथ में अच्छे लगते हैं ना, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आयशा व्योम भैया से बहुत प्यार करती है, वो दोनों साथ आगे इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम आयशा के बहुत करीब हो ना, जैसे मैं मानिक के, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुन अवनी ने अपनी गर्दन हमें दिला दी। तो इस तरह से हम दोनों भी दोस्त हुए, राहुल ने अवनी से कहा। अवनी ने राहुल की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कब कहा हम दोस्त नहीं हैं? तो फिर अपने दोस्त को बताओगी नहीं क्या हुआ है? तुम्हारे और मानिक एक दूसरे को इग्नोर क्यों कर रही हो? राहुल अवनी को अच्छे से जानते थे। राहुल से झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। राहुल कोई बच्चा नहीं है जो उसकी बातों में आ जाए। शायद मैंने मानिक की जिंदगी में आकर गलती कर दी। मैं कभी जिज्ञासा को मानिक से दूर नहीं कर पाऊंगी। मानिक जिज्ञासा को नहीं भूल सकता, अवनी ने कहा। ये कहते हुए अवनी के दिल में कितना दर्द हो रहा था यह अवनी ही जानती थी। अवनी की पकड़ अपनी ड्रेस पर कस चुकी थी। राहुल वहां बैठा ध्यान से अवनी के हर एक इमोशंस को नोटिस कर रहा था। जो बात तुम को भी नहीं पा रही हो, तुम्हें क्या लगता है वह सच हो सकती है? राहुल की बात सुन अवनी ने राहुल की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, यही सच है, पर सिर्फ उतना सच जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है। पूरा सच तुम भी नहीं जानती, और तुम तो एक लॉयर हो ना। लॉयर जब तक एक केस के सारे सच को नहीं पता कर ले वो कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। राहुल ने अपने कोर्ट को सही करते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अवनी ने कंफ्यूजन में राहुल से पूछा। यही जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ये सच है, मानिक जिज्ञासा से दूर नहीं जा पा रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मानिक कोशिश भी नहीं कर रहा है। पर कुछ ऐसे रीजन से जिन वजह से मानिक ऐसा करने से खुद को रोक रहा है, रहील ने कहा। अवनी ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है मानिक जिज्ञासा से किसी वजह के कारण दूर नहीं जा पा रहा है, पर ऐसी भी क्या वजह है? अवनी अब रहीम की बात सुनना चाहती थी। वह जानना चाहती थी आखिर पूरा सच क्या है जो उसे नहीं पता। राहिल भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। उसने मानिक की तरफ देखा जो वहां एक खाली चेयर पर बैठा था। मानिक ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और चेयर से अपना सिर टिकाया हुआ था। अवनी ने भी मणि की तरफ देखा और फिर राहिल से सवाल किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो मानिक और जिज्ञासा एक दूसरे से कब कैसे मिले थे, कैसे उन्हें प्यार हुआ? पर तुम ये जाना क्यों चाहती हो? कहीं तुम्हें मानिक से प्यार तो नहीं हो गया? राहुल ने अवनी की आंखों में देखते हुए कहा। अवनी ने राहुल की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या अपने सवाल का बिना जवाब मांगे तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते? क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे उनकी मुलाकात हुई है। और मानिक जो एक पत्थर दिल इंसान था, उसे जिज्ञासा से प्यार हो गया। राहुल ने कहा, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी बताओ, युवान ने वहां आते हुए कहा। युवान के आने की वजह से राहुल ने कुछ भी नहीं कहा। अवनी ने फिर राहुल की तरफ देखा। राहुल ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया।
मानिक और मैं हाई स्कूल में थे। मानिक बजाज फैमिली का बेटा था, इसीलिए हमेशा उसके पास बॉडीगार्ड्स रहते थे। हम जिज्ञासा को पहले से जानते थे। जिज्ञासा हमारे साथ से हाई स्कूल में थी। वह हमारी क्लास में थी। जिज्ञासा हमेशा से मानिक को पसंद करती थी और बहुत बार मानिक से बात करने की कोशिश करती थी और मानिक ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। जिज्ञासा की फैमिली भी बजाज फैमिली से कनेक्ट थी। पार्टी फेस्टिवल्स में आना जाना लगा रहता था, पर कभी हमारी जिज्ञासा से बात नहीं हुई थी, ना ही मानिक की। मानिक को तो किसी से भी बात करना पसंद ही नहीं था। मानिक हमेशा अपनी स्टडीज और बिजनेस में ही लगा रहता। उसे बाकी दुनिया से मानो मतलब ही नहीं था। वह अपना हर वक्त नई चीज सीखने में लगा था। अवनी बड़े ध्यान से राहुल की बात ही सुन रही थी। उसे मानिक के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा था। उस वक्त हमारी स्कूल एक टूर पर नैनीताल के पास गई थी। जैसे ही अवनी ने नैनीताल शब्द सुना, उसकी नजरें राहुल टिक गई। राहुल ने आगे बोलना शुरू रखा। उस टूर के दौरान हमारे बॉडीगार्ड्स हमसे दूर थे। ये 3 दिन का टूर था। इसके तीसरे दिन मानिक के खाने में किसी ने जहर मिला दिया था। वो जहर बजाज फैमिली के दुश्मनों ने मानिक के खाने में मिलाया था। वह जहर ऐसा था कि मानिक अपने होश खो बैठा। उसे जहर के कारण मानिक के दिमाग में काम करना बंद कर दिया था और जब तक मानिक को उस जहर के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जहर काफी धीरे धीरे वर्क करता था, इसीलिए खाना खाते ही मानिक को कुछ भी पता नहीं चला। मानिक उसे वक्त एक झरने के पास था। जब मानिक को चक्कर आने लगी, मानिक वापस कैंप की तरफ आने लगा। मानिक अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ता। उससे पहले ही मानिक का पैर एक पत्थर से लगा और मानिक सीधे उसे खतरनाक झरने में जा गिरा। मानिक उसे वक्त वहां पर अकेला ही था, इसीलिए किसी ने भी मानिक को झरने में गिरते हुए नहीं देखा। झरना बहुत ज्यादा खतरनाक था। मानिक बेहोश हो चुका था। वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी बॉडी भी जहर के कारण पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। राहुल की बात सुनकर अवनी ने मानिक की तरफ देखा। जब मानिक के पास कोई नहीं था, उसे वक्त जिज्ञासा ने मानिक की जान बचाई थी। मानिक की जान बचाते हुए जिज्ञासा को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। उसके बॉडी में काफी सारी इंटरनल इंजरीज भी हुई थी। इसके बावजूद भी जिज्ञासा ने मानिक को एक खरोच तक नहीं आने दे। जिज्ञासा जब पहले मानिक से कहती थी उससे प्यार करती है, तब मानिक इस बात पर यकीन नहीं करता था। उसे यही लगता जिज्ञासा भी बाकी सब की तरह सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। पर उसने मानिक की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उस दिन के बाद से मानिक को भी जिज्ञासा पर यकीन होने लगा था। उस एक्सीडेंट के बाद से मानिक और जिज्ञासा के बीच बातें होने लगी थी। मानिक के दिल में अब जिज्ञासा के लिए अपनापन और इज्जत थी और एक एहसान भी जो जिज्ञासा ने उसकी जान बचाकर उसे पर किया था। जिज्ञासा धीरे धीरे मानिक के करीब जाने लगी। मानिक को लगने लगा वह जिज्ञासा से प्यार करने लगा है, पर वह प्यार नहीं था। मानिक सिर्फ जिज्ञासा का एहसानमंद था और मनी को किसी का भी एहसान रखना पसंद नहीं था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और मानिक अपने आप को यकीन दिलाता रहा वह जिज्ञासा से ही प्यार करता है और उसके जिंदगी में जिज्ञासा से ज्यादा अच्छी लड़की कोई आ ही नहीं सकती। इसलिए उसने जिज्ञासा से शादी करने का भी फैसला कर लिया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में और कोई लड़की ही नहीं थी। राहुल की पूरी बात सुनने के बाद अवनी पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने अपनी आंखें बड़ी कर राहुल की तरफ देखा और फिर मानिक की तरफ। अवनी ने राहुल से सवाल करते हुए कहा, पर मानिक तो उस वक्त होश में नहीं था ना, फिर उसे कैसे पता वह लड़की जिज्ञासा ही थी जिसने उसकी जान बचाई? उस वक्त मानिक होश में जरूर नहीं था, पर जब जिज्ञासा मानिक को पानी से बाहर लेकर आ रही थी, उसी वक्त मानिक की आंखें कुछ पल के लिए खुली थी। मानिक में जिज्ञासा का चेहरा तो ठीक से नहीं देखा था, पर उसने जिज्ञासा के कपड़े देखे थे। जब हम सब भी मानिक के पास पहुंचे थे, उस वक्त जिज्ञासा ही मानिक के पास बेहोश मौजूद थे। हम सब मानिक और जिज्ञासा को लेकर हॉस्पिटल लेकर गए। उन दोनों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। राहुल की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए राहुल से सवाल किया, क्या किसी ने भी जिज्ञासा को मानिक की जान बचाते हुए देखा था? नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी इंसान या कैमरा मौजूद नहीं था। राहुल की बात सुनकर अवनी बहुत खुशी, उसके दिल ही दिल में जैसे खुशी के गुब्बारे फूट रहे थे। वही राहुल को समझ नहीं आ रहा था ये सब सुनने के बाद अवनी खुश कैसे है। एक पल के लिए तो राहुल को लगा कहीं अवनी को कोई सदमा तो नहीं लग गया है। क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? राहुल ने अवनी से सवाल किया। अवनी ने मुस्कुराते हुए राहुल की तरफ देखकर कहा, अब तक नहीं थी पर अब हूँ। मतलब
राहुल ने पूछा। राहुल की बात सुन अवनी ने चेयर से खड़े होते हुए राहुल से कहा, थैंक यू सो मच राहुल मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। तुम्हारे इस एहसान को मैं जरूर वापस करूंगी। मैंने कौन सा एहसान किया? राहुल ने खुद से ही कहा। पर वह अवनी से कुछ भी सवाल नहीं कर पाया क्योंकि अवनी तब तक वहां से दूर जा चुकी थी। गार्डन से फुल एरिया की तरफ जाते हुए अनवी की नजर मानिक पर गई जो अभी भी वही चेयर पर बैठा हुआ था। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखा पर बिना उससे कुछ भी कहीं वहां से निकल गई। मुझे और कोई भी गलती नहीं चाहिए। तुम्हें अब मानिक और अवनी को हमेशा के लिए दूर करना ही होगा। एक विला के हाल में सोफे पर बैठे आदमी ने जिज्ञासा से कहा। उस आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। जिज्ञासा ने उससे आदमी की बात सुनकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल कल सुबह ही मैं हमारा काम पूरा कर दूंगी और मानिक अवनी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। उसके बाद मैं मानिक से शादी कर लूंगी। तुम्हारा ये प्लान फेल नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मानिक से शादी कर पाओगी? शायद तुम भूल रही हो मानिक तुमसे प्यार तक नहीं करता है। वह बस एक एहसान की वजह से तुम्हारे साथ है और जिस दिन मानिक को पता चलेगा जिसने उसकी जान बचाई वह तुम नहीं हो, वह तुम्हारी तरफ देखेगा या नहीं। इसलिए अच्छा होगा तुम जल्दी हमारा काम पूरा करो और पूरी बाजार फैमिली को तबाह कर दो। उस आदमी ने जिज्ञासा से कड़क आवाज में कहा। उस आदमी की बात सुनकर जिज्ञासा के हाथों की मुट्ठियां कस गई। यह सच था। मानिक उससे प्यार नहीं करता था और यह बात जिज्ञासा भी अच्छे से जानती थी, पर जिज्ञासा को मानिक से प्यार हो गया था। हम ये भी कह सकते हैं मानिक उसका पागलपन बन गया था। मैं चलती हूँ, कल सुबह तुम्हें गुड न्यूज मिल जाएगी, जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर वह आदमी डेविल तरीके से मुस्कुराया। उसके बाद जिज्ञासा वहां से चली गई। उस विला से बाहर आकर जिज्ञासा अपनी कार में बैठी। उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसे देखकर जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे इस चाल से नहीं बच पाओगे मानिक। एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद चाहे सालों पुराना वह सच तुम्हारे सामने आ जाए फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं बजाज परिवार से अपना बदला लेकर ही रहूंगी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हर तरफ अकीरा चतुर्वेदी के घोटाले के बारे में ही खबरें आ रही थी। हर तरफ अवनी रेड्डी और अकीरा चतुर्वेदी की इस लड़ाई में अवनी की जीत की खुशी मनाई जा रही थी। एक ही दिन में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के कई जाने माने सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ वीरांश राणा बर्बाद हो चुके थे। उनकी बर्बादी का कारण सिर्फ एक लड़की थी, एक लॉयर जिसका नाम था अवनी रेड्डी, जिसे आज तक किसी ने ना देखा था, बस उसके बारे में सभी ने चर्चे जरूर सुनी थी। अचानक से ही जो सोशल मीडिया अवनी रेड्डी के खिलाफ थी वह अब अवनी के साथ हो गए। बहुत सारे फैन क्लब भी अवनी के लिए बन चुके थे। उनके पास अवनी की फोटो नहीं थी, इसीलिए फैन क्लब की डीपी पर सभी लोगों ने लॉयर की फोटो लगा रखी थी जो एक मिस्टीरियस थी। अवनी रातों रात सेलिब्रिटी बन चुकी थी और उसे खुद भी इस बात अंदाजा नहीं था। सोशल मीडिया पर तेजी से एक और वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वीर अकीरा और वीराशा की हालत खराब कर रहा था। ये वीडियो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही थी, पर उसे वीडियो में अवनी का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर अवनी और वीर की बातें सभी को साफ सुनाई दे रही थी। अवनी और वीर के बीच के रिश्ते को देखकर सभी लोग एक ही सवाल कर रहे थे, क्या अवनी रेड्डी मशहूर बिजनेसमैन वीर रंधावा की गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी क्रश? इसी के साथ अवनी को ट्रोल भी मिल रहा था। बहुत सारे लोग अब अवनी को हेट भी करने लगी थी। अकीरा की वह लॉयर फैन जो अकीरा के लिए पागल थी वह तो पहले से ही अवनी के खिलाफ थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा यह अवनी एक मामूली वकील है, फिर एसआर खुद उसे सेट से बाहर छोड़ने के लिए क्यों आया था? अरे उससे भी ज्यादा अजीब बात तो यह है, इसका वीर रंधावा के साथ क्या रिश्ता है और वीर रंधावा जैसा बड़ा बिजनेसमैन क्यों इसकी तरफदारी कर रहा है? मुझे तो लगता है यह अवनी जितनी मासूम लगती है उतनी है नहीं, ये बहुत चालाक है। जरूर इसी ने ही अकीरा को फंसाया होगा। वह सारी फोटोज और वीडियो एडिटेड होगी। अब तुम लोग यह बातें बोल रहे हो तो अब मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं ये सब अवनी की कोई चाल तो नहीं थी। जहां एक तरफ अवनी के फैंस बनते जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से लोग अवनी से नफरत भी करने लगी थी, जो सब कमेंट में दिख रही थी। Ch 219 SR की पोस्ट।
अरे उससे भी ज्यादा अजीब बात तो यह है, इसका वीर रंधावा के साथ क्या रिश्ता है और वीर रंधावा जैसा बड़ा बिजनेसमैन क्यों इसकी तरफदारी कर रहा है। मुझे तो लगता है यह अवनी जितनी मासूम लगती है उतनी है नहीं, ये बहुत चालाक है, जरूर इसी ने ही अकीरा को फंसाया होगा। वह सारी फोटोज और वीडियो एडिटेड होगी। अब तुम लोग यह बातें बोल रहे हो तो अब मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं ये सब अवनी की कोई चाल तो नहीं थी। जहां एक तरफ अवनी के फैंस बनते जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से लोग अवनी से नफरत भी करने लगी थी, जो सब कमेंट में दिख रही थी। सोशल मीडिया पर जहां अवनी की बुराई हो रही थी, वहीं अचानक से किसी के एक पोस्ट के कारण सोशल मीडिया की हवा ही पूरी तरह से बदल गई। सोशल मीडिया जो अब तक अवनी की बुराई करने पर उतर आई थी, जैसे ही उन सभी लोगों ने उस आदमी की वह पोस्ट देखी, हर कोई हैरान रह गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था अवनी के सपोर्ट में खुद इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एसआर ने पोस्ट किया है। एसआर ने पूरे 1 साल बाद कोई पोस्ट की थी। एसआर सोशल मीडिया पर जरूर था, पर उसके अकाउंट पर सिर्फ 5 पोस्ट थे। दुनिया में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग एसआर की ही थी। एसआर के अकाउंट पर 700 मिलियन फॉलोअर्स थे। जैसे ही सभी लोगों ने एसआर की वह पोस्ट देखी, सभी लोग उस पोस्ट के नीचे कमेंट करने लगे। एसआर ने अपनी पोस्ट में अपनी और अवनी के फोटो पोस्ट की थी, जिसमें वह अवनी के साथ सेट से बाहर आ रहा था। एसआर ने अवनी के चेहरे पर एक इमोजी लगा दिया था, जिससे अवनी का चेहरा दिखाई ना दे। एसआर ने उसे फोटो के नीचे कैप्शन में लिखा था, अवनी रेड्डी जैसी ग्रेट लॉयर से मैं आज तक नहीं मिला। वह ग्रेट लॉयर के साथ एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है। सच में जो इंसान बिना किसी डर के सच्चाई के लिए लड़े, वैसे इंसान अभी इस दुनिया में बहुत कम बचे हैं। अवनी रेड्डी बिना किसी लालच के उस कार एक्सीडेंट में घायल हुए विक्टिम के लिए लड़ती रही। आई मस्ट से शी इज वेरी ब्रेव। हर लड़की को अवनी जैसा ही होना चाहिए। एसआर के उस एक पोस्ट ने ही पूरे सोशल मीडिया पर धमाका मचा दिया था। एसआर के सारे फॉलोअर्स अब अवनी के सपोर्ट में आ गए थे। अब तक अवनी, जो सिर्फ इंडिया में ही लोगों के बात करने का टॉपिक बनी हुई थी, वह इंटरनेशनल सेंसेशन बन चुकी थी। हर कोई अवनी रेड्डी के बारे में गूगल पर सर्च कर रहा था कि आखिर कौन है यह अवनी रेड्डी। एसआर अवनी के बारे में इतना अच्छा कह रहे हैं तो जरूर अवनी बहुत अच्छी इंसान होगी। मैं एसआर के साथ हूँ। अवनी रेड्डी बहुत अच्छी है। अवनी रेड्डी इज बेस्ट। अवनी ने अकीरा के साथ सही किया। अवनी को तो एक सेलिब्रिटी होना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है अवनी और एसआर दोस्त है, मुझे नहीं पता, पर मुझे अवनी से जलन हो रही है। अवनी वह पहली इंसान है जिसके लिए एसआर ने पोस्ट की है। सभी लोग सोशल मीडिया पर अब ऐसे ही कमेंट किए जा रहे थे। केवल 1 घंटे में ही एसआर की पोस्ट पर 3 मिलियन लाइक्स आ गए थे। सर आपने ये पोस्ट करके बहुत अच्छा किया। अब सभी लोग अवनी में के फेवर में ही बातें कर रहे हैं, कोई उनकी बुराई नहीं कर रहा। एसआर की असिस्टेंट ने कहा। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर एसआर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तारीफ के ही काबिल है। ये कहते हुए एसआर सोफे से खड़ा होकर अपने रूम की तरफ चला गया। पता नहीं सर अचानक से इतनी सॉफ्ट कैसे हो जाते हैं, वरना तो हमेशा पत्थर के जैसे रहते हैं, एसआर के असिस्टेंट ने अपने मन में कहा। वहीं दूसरी तरफ अवनी, जो गार्डन में पूल के पास खड़ी थी, उसे इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वह तो पूरी तरह से सोशल मीडिया से दूर थी। तभी अवनी के पास अनिकेत का कॉल आया। अवनी ने अनिकेत का कॉल पिक किया। वह कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी तरफ से अनिकेत ने चिल्लाते हुए कहा, अवनी क्या तुमने सोशल मीडिया देखा? सब लोग तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। अनिकेत के इतने तेज चिल्लाने के कारण अवनी को अपने फोन को अपने कान से दूर करना पड़ा, वरना उसके कान ही खराब हो जाते। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम सोए क्यों नहीं, इतनी रात हो गई? अवनी ने अनिकेत से कहा। अनिकेत ने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या तुमने सोशल मीडिया नहीं देखा? तुम्हें जाकर देखना चाहिए। सभी लोग तुम्हें भी हीरोइन समझ रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एसआर ने तुम्हारे लिए पोस्ट क्यों किया। क्या तुम एसआर कुछ जानती हो? अनिकेत की बात सुनकर अवनी पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने बिना कुछ कहे अनिकेत का कॉल कट किया और सीधे अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर गई।
उसने देखा उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर अचानक से फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे। उसके फॉलोअर्स मिलियंस में आ गए थे। अवनी को समझ नहीं आ रहा था वह इतनी फेमस कैसे हो गई। अपने फॉलोअर्स से भी ज्यादा झटका तो अवनी को उनके कमेंट्स देखकर लगा। वहां सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उन सभी के कमेंट पढ़कर अब अवनी शक हो रहा था, कहीं वह किसी और के अकाउंट पर तो नहीं आ गई है। अवनी ने चेक किया, वो उसी का अकाउंट था। अवनी को फिर अनिकेत की बात याद आई। उसने तुरंत एसआर का अकाउंट सर्च किया। अवनी ने जैसे ही एसआर की लास्ट पोस्ट देखी वो हैरान रह गई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था एसआर ने उसके लिए क्यों पोस्ट किया था, जबकि वह तो एसआर को अच्छे से जानती भी नहीं। उसकी और एसआर की तो सिर्फ एक बार सेट पर मुलाकात हुई थी। अवनी ने गहरी सांस ली। वह ना ही तो अभी एसआर को थैंक यू कह सकती थी, ना ही उससे मिल सकती थी, क्योंकि एसआर एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। पर वह एसआर की एहसानमंद जरूर हो गई थी। भाभी आप यहाँ क्या कर रही है? जल्दी मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ बताना है। शिवांगी ने अवनी के पास आकर कहा और उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। अवनी ने अपने फोन को संभालते हुए अपनी पॉकेट में रखा और शिवांगी के साथ चली गई। शिवांगी अवनी को लेकर गार्डन की दूसरी तरफ गई, जहां पर कुछ रूम बने हुए थे। अवनी ने देखा वहां पर आयशा बैठी किसी गहरी सोच में थी। आयशा को इस तरह देखकर अवनी ने शिवांगी से इशारे में पूछा, इसे क्या हुआ है? शिवांगी ने अपने कंधे उचका दिए। उसे खुद नहीं पता था अचानक से आयशा इतनी चुप क्यों हो गई थी। अवनी ने गहरी सांस ली और आयशा के पास बैठकर पूछा, क्या हुआ? अवनी की आवाज सुनकर आयशा ने तुरंत अपनी गर्दन ऊपर करके अवनी की तरफ देखा और उसके हाथ को पकड़ कहा, यारा मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने अभी एक सपना देखा। व्योम ने मुझे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? मुझे डॉक्टर की जरूरत है। तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। सच में व्योम भैया ने तुम्हें प्रपोज किया है, ये हकीकत है। होश में आओ। अवनी ने मुस्कुराते हुए आयशा के कंधों को पकड़ कहा। अवनी की बात सुन आयशा ने घबराते हुए कहा, पर मुझे डर है कहीं ये सपना ना हो या फिर कुछ गलत ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, ना ही यह सपना है और ना ही अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा। तुम और व्योम भैया हमेशा साथ रहोगे, अवनी ने कहा। उसकी बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए तुरंत अवनी को गले लगा लिया। आयशा के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। आयशा को अभी भी यह सपना ही लग रहा था। और लगता भी क्यों ना, जब आप किसी से बचपन से प्यार करते आओ, अचानक से वह इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज करे, तो आपको कैसे यकीन होगा। अवनी आयशा के लिए बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ राहिल मानिक के पास गया। उसने मानिक के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मानिक ने राहिल की तरफ देखा और फिर चेयर से खड़े होकर कहा, मैं आज जिज्ञासा से ब्रेकअप करने वाला था, पर अचानक कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से मैं जिज्ञासा से अपनी बात ही खत्म नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, पर जल्दी तुम जिज्ञासा से ब्रेकअप कर लो, यही अच्छा रहेगा, राहिल ने कहा। मानिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। पता नहीं क्यों मानिक बहुत परेशान था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था इसकी वजह क्या है। अवनी आयशा को यकीन ही दिला रही थी। तभी उनकी नजर व्योम पर पड़ी जो दरवाजे के पास खड़ा था। व्योम को देखकर अवनी ने आयशा को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया, फिर वहां से शिवांगी के साथ बाहर निकल गई। व्योम दरवाजे से ही टेक लगाकर अपने हाथों को फोल्ड कर वहीं खड़े होकर आयशा को देखने लगा। व्योम को खुद को इस तरह देखता पाकर आयशा ने शर्माते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आयशा के गाल शर्म से लाल हो रखे थे। देख रहा हूँ कि एक लड़की जो पहली बार मुझसे मिलने पर अस्पताल में इतना गुस्सा हुई थी, वह आज कैसे मुझे देखकर शर्मा रही है, व्योम ने कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस वक्त मेरी गलती नहीं थी। आयशा की बात सुनकर व्योम हंसने लगा। तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती मेरी ही थी, और वैसे गलती मैं हमेशा करना चाहता हूँ। जिस गलती का नतीजा तुम हो, वह गलती करने में मुझे क्या परेशानी होगी, व्योम ने कहा। ये कहकर व्योम मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ बढ़ने लगा। आयशा अपनी जगह से खड़ी हो गई।
मैं तुमसे यहाँ बहुत जरूरी बात करने आया हूँ आयशा। व्योम ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। व्योम की बात सुन आयशा ने अपना चेहरा ऊपर कर व्योम की तरफ देखा। व्योम की आवाज काफी सीरियस थी। व्योम ने आयशा के पास जाकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहा, मुझे पता है आयशा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हमेशा से ही तुम्हारी जिंदगी में मैं ही था। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा पहला प्यार आराध्या थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आराध्या हमेशा मेरे दिल में रहेगी। पर मेरे दिल में तुम्हारी अपनी एक जगह है जो सिर्फ तुम्हारी है। मैं तुम्हें अभी सब कुछ बता देना चाहता हूँ, मैं और आराध्या। व्योम आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आयशा ने व्योम के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है। व्योम, मुझे पता है तुम आराध्या से बहुत प्यार करती हो और कोई भी इंसान अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाता है। मुझे नहीं जानना तुम्हारे और आराध्या का रिश्ता कहाँ तक था। मुझे बस तुम्हारे आज से मतलब है, जो मैं हूँ और मैं इसी में बहुत खुश हूँ, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने आयशा को अपने गले लगा लिया। आई लव यू, व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा और आयशा के फोरहेड पर किस कर लिया। 220 क्यों आई जिज्ञासा मानिक के विला। व्योम आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आयशा ने व्योम के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है। व्योम, मुझे पता है तुम आराध्या से बहुत प्यार करती हो और कोई भी इंसान अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाता है। मुझे नहीं जानना तुम्हारे और आराध्या का रिश्ता कहाँ तक था। मुझे बस तुम्हारे आज से मतलब है, जो मैं हूँ और मैं इसी में बहुत खुश हूँ, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने आयशा को अपने गले लगा लिया। आई लव यू, व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा और आयशा के फोरहेड पर किस कर लिया। रात में अवनी शिवांगी के साथ आयशा के जिद करने पर उसके साथ के घर पर चली गई थी। मानिक को फिर युवान के साथ ही घर जाना पड़ा। अगली सुबह अवनी जल्दी ही उठ तैयार होकर आयशा के घर से निकलने वाली थी कि तभी आयशा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। अवनी ने मुस्कुराते हुए आयशा के पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहा, अपनी फीलिंग कन्फेस करने, मानिक का सब कुछ बताने। मतलब तुम मानिक को क्या बताने वाली हो? कहीं तुम उसे ये तो नहीं बताने वाली तुम उससे इतने सालों से प्यार करती आ रही हो? क्या सच में? आयशा ने हैरानी में कहा। अवनी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, जल्दी जा, आयशा ने खुशी से कहा। अवनी फिर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए आयशा के घर से निकल गई। आयशा वहां खड़ी अवनी को जाते हुए देखती रही। सच में अवनी किसी से भी अपनी फीलिंग्स के बारे में चाहे ना बताती हो, पर आयशा अच्छे से जानती थी अवनी मानिक से कितना प्यार करती है। मानिक के विला जाने से पहले अवनी अपने पुराने घर गई, जहां वह पहले रहा करती थी। अवनी ने वहां से अपने रूम की कपबोर्ड से कुछ निकाला और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो मानिक बजाज, तुम्हारे होश उड़ाए जाए। जब तुम इसे देखोगे तो बिना कुछ बोले ही समझ जाओगे। वह लड़की जिज्ञासा नहीं, मैं थी। अवनी को यकीन नहीं हो रहा था, वह सच में इतनी लकी है। जिस इंसान से वह इतने सालों से प्यार करते आ रही है, वह इंसान एक लड़की से सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, जबकि वह लड़की कोई और नहीं, अवनी खुद थी। ये कहते हुए अवनी मुस्कुराते हुए वापस बाहर आकर अपनी कार में बैठ गई और सीधे मानिक की विला के लिए निकल गई, बजाज मैंशन। मुझे पूरे यकीन है मानिक और अवनी अब जिंदगी में कभी अलग नहीं होंगे, वह दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। उसके बाद वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा और उसे अवनी मानिक को एक साथ रहने देना ही होगा। वह वादा जो सालों पहले हुआ था वह पूरा होगा, वह कसम भी पूरी होगी और वो दो परिवार भी पूरी होंगे। भूषण जी ने मुस्कुराते हुए एक बड़ी सी तस्वीर को देखते हुए कहा। भूषण जी की बात सुनकर अपर्णा जी ने उनके कंधे पर हाथ रख कहा, आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसा हो जाए तो मरने से पहले मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा। ऐसा ही होगा, अवनी ही सब कुछ ठीक करेगी, वही हमारी उम्मीद है। मानिक भी अवनी से प्यार करता है और उसे जल्दी ही इसका एहसास हो जाएगा, भूषण जी ने कहा। भूषण जी की बात सुनकर अपर्णा जी भी काफी खुश हो गई। आपको पता है कुछ दिनों से चेरी खाना नहीं खा रही है। सभी लोगों ने उसे खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, पर एक वह है जो अपनी जिद पर अड़ी है, उसे अवनी से मिलना है। और आप तो जानती ही हो सिर्फ एक अवनी ही है।
जो चेरी को खाना खिला सकती है। अर्पणा जी ने कहा, हाँ, आखिर अवनी उनका खून जो है। चेरी सिर्फ अपने मालिक के परिवार के लोगों के साथ ही खुश रहती है। जब पहली बार उसने अवनी को देखा, वह उसे पहचान गई थी। हमें अवनी को बुलाना ही होगा। मैं आज ही अवनी को कॉल कर बजाज मेंशन आने के लिए कहूंगा। मुझे भी उससे मिले भी बहुत दिन हो गए। बहुत प्यारी है वह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, भूषण जी ने कहा। कितनी अजीब बात है, भूषण बजाज को कोई इंसान प्यारा लग रहा है, अपर्णा जी ने हंसते हुए कहा। अपर्णा जी की बात सुन भूषण जी ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप तो जानते ही हैं, अवनी हमेशा से ही मेरी लाडली थी। वह तो किस्मत की वजह से इन कुछ सालों में इतना कुछ हो गया, वरना मैं अवनी को कभी मुझसे दूर जाने ही नहीं देता। लगता है सालों का यह इंतजार, ये दूरियां सब खत्म हो जाएगी। अपर्णा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। भूषण जी ने अपनी गर्दन हिला दी। अवनी बहुत खुशी अवनी के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उसे पता चला था मानिक जिज्ञासा से प्यार करता ही नहीं है। विला पहुंच अवनी कार से बाहर आए और हॉल की तरफ देखने लगी। अवनी अपने कदम आगे बढ़ाती, तभी उसकी नजर जिज्ञासा पर पड़ी जो विला से बाहर उसकी तरफ गार्डन एरिया में ही आ रही थी। जिज्ञासा को वहां पर देखकर अवनी के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी सी फीकी पड़ गई। जिज्ञासा ने जब अवनी को देखा, वह मुस्कुराते हुए अवनी के पास आए। उसने अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम बाहर से क्यों आ रही हो? मुझे तो लगा था तुम घर पर ही होगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मानिक को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए? आखिर मानिक कितना हैंडसम और बड़ा आदमी है। सभी की नजर उस पर ही होगी। तुम्हें मानिक और अपने रिश्ते दोनों को संभाल कर रखना चाहिए। जिज्ञासा की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए जिज्ञासा से कहा, जिस रिश्ते को संभालने के लिए नजर रखनी पड़े, वह रिश्ता ना हो तो ही बेहतर है। और मुझे तुम्हारी तरह अपने रिश्ते और मानिक को बांध कर रखने की जरूरत नहीं है। विश्वास भी कोई चीज होता है, पर शायद तुम नहीं जानती। अरे तुम जानो कि भी कैसे, जो इंसान एक रिश्ते की शुरुआती झूठ और धोखे से करे, उसे तो रिश्ते टूटने का डर लगा ही रहेगा ना। जैसे ही जिज्ञासा, अवनी को नहीं पता था जिज्ञासा आज यहाँ क्यों आई थी, और ना ही उसे जानने में इंटरेस्ट था। उसे पता था एक बार जब मानिक को सच पता चल जाएगा तो वह जिज्ञासा से बात तक नहीं करेगा। हॉल में आकर अवनी ने देखा मानिक वहां सोफे पर बैठा है। मानिक के चेहरे के एक्सप्रेशन अवनी को दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि मानिक ने अपने सिर को सोफे से टेक लगा रखा था और अपनी आंखों को बंद कर रखा था। अवनी ने अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट को देखा और फिर उसे मुट्ठी में बंद कर मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ बढ़ने लगी। मानिक जो अपनी आंखें बंद कर बैठा था, उसने जैसे ही अवनी की आहट की आवाज सुनी, उसने अपनी आंखें खोली। Chapter 221 Stay away from my life। मानिक जो अपनी आंखें बंद कर बैठा था, उसने जैसे ही अवनी की आहट की आवाज सुनी, उसने अपनी आंखें खोली और अवनी की तरफ देखा। मानिक के चेहरे की एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस थे। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक से कहा, मानिक मुझे तुम्हें कुछ बताना है, नहीं कुछ दिखाना है, और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, उसे देखने के बाद तुम पूरी तरह से हिल जाओगे। तुमने तो वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दी है। अवनी, मानिक ने बहुत ही सख्त और कठोर आवाज में अवनी से कहा और सोफे से खड़ा हो अवनी की तरफ बढ़ने लगा। आज पहली बार था जब अवनी ने अपने सामने मौजूद इंसान की बातों और उसके बात करने के तरीके दोनों पर ही ध्यान नहीं दिया था। यह अवनी की खुशी ही थी, जो मानिक की बातों और उसकी कठोर आवाज का मतलब नहीं समझ पाए, और उसने ही खुशी के साथ मानिक की तरफ बढ़ते हुए कहा, जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, उसके बाद तुम पूरी तरह से मुझे पता है। तुम जैसे रूड घमंडी इंसान के लिए यह बहुत बड़ा झटका होने वाला है। तुम इस बार बेवकूफ बन गए। मानिक बजाज बहुत बड़े बेवकूफ हो। एक लड़की ने तुम्हें पागल बना दिया। तुमने सही कहा, तुमने मुझे बेवकूफ बना ही दिया। अवनी रेड्डी, मैं तुम्हारी बातों में, तुम्हारी जाल में फंस गया था। मानिक ने गुस्से में कहा और पास थी टेबल पर मौजूद वास को गुस्से में जमीन पर दे मारा। अचानक से मानिक का इतना एग्रेसिव बिहेवियर देखकर अवनी पूरी तरह से हैरान रह गई।
उसे मानिक इस तरह की बिहेवियर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अवनी ने 2 कदम पीछे होते हुए अपनी आंखें बड़ी कर मानिक से सवाल किया, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है? अभी जिज्ञासा आई थी ना, क्या उसमें कुछ कहा तुमसे? मानिक का ऐसी बिहेवियर देखकर अवनी का शक जिज्ञासा पर गया, क्योंकि वही इंसान की जो उसके आने से पहले मानिक के पास थी। कल रात तक तो मानिक बिल्कुल ठीक था और उसे मनाने की कोशिश भी कर रहा था। फिर अचानक से मानिक को क्या हो गया? मानिक को कुछ भी बोलता ना देखकर अवनी ने एक बार फिर कोशिश की और मानिक के पास जाते हुए उससे आराम से कहा, मानिक मुझे लगता है हमें आराम से बात करनी चाहिए। जिज्ञासा ने तुमसे जो भी कहा है वह गलत है, तुम मुझे बताओ तो सही, जिज्ञासा यहाँ क्यों आई थी? उसने तुमसे क्या कहा? गलत कभी जिज्ञासा थी ही नहीं, हमेशा से गलत तुम थी। मुझसे जबरदस्ती धोखे से शादी तुमने की, झूठ पर झूठ बोलती हुई। तुम और जिज्ञासा से दूर करने वाली लड़की भी तुम ही थी और तुमने ये सब इतनी सफाई से किया कि मुझे पता तक नहीं चला कब मैं तुम्हारे जाल में फंस गया और जिज्ञासा से दूर होने लगा। मानना तो पड़ेगा बहुत चालाक हो तुम, इसीलिए मानिक बजाज को अपनी चालाकिया में फंसा लिया, पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। अब मेरी आंखों से तुम्हारा नाम की पट्टी हट चुकी है। मैं जो भूल गया था तुम मेरी जिंदगी में कैसे आए वह सब मुझे याद आ गया है। मेरी जिंदगी का मकसद कभी तुम थी ही नहीं। मुझे हमेशा से जिज्ञासा से ही प्यार था और उसी से शादी करनी थी। जिज्ञासा कभी तुम्हारी और मेरे बीच में नहीं आई थी, बल्कि तुम मेरे और जिज्ञासा के बीच में आई थी। अवनी वहां चुपचाप खड़ी मानिक की हर एक बातें सुन रही थी। वह पूरी तरह से हैरान थी। मानिक की बातें सुनकर उसे मानिक से ये सब सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अवनी ना ही तो मानिक के करीब जाने की हिम्मत कर पा रही थी, ना ही उसे कुछ समझने की। अवनी मानिक से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर थी। मानिक, क्या तुम सच में मेरे बारे में यही सोचते हो? अवनी ने हिम्मत कर अपनी लड़खड़ाती जुबान में मानिक से पूछा। मलिक ने अवनी की तरफ एक नजर देखा, फिर तुरंत उसके चेहरे से अपनी नजर को हटा लिया। शायद मानिक अवनी के चेहरे को देखना ही नहीं चाहता था। अगर वह ऐसा करता तो शायद वह जो बोल रहा था वह उसे खुद ही गलत लगने लगता। हाँ, मैं यही सोचता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुमने मेरी फैमिली को अभी अपने इस जाल में फंसा लिया है, इसीलिए वह तुम्हें मुझसे बांधे रखना चाहते हैं। पर मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं है, आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? क्या मकसद था तुम्हारा? तुम जो दिखती हो वह हो नहीं, तुम एक वहम हो जो मैं अब तक देखता रहा था। मानिक की पीठ अवनी के चेहरे की तरफ थी। अवनी वहां चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं ने जगह ले ली थी। वहां मौजूद सारी सर्वेंट अवनी मानिक की सभी बातें सुन पा रहे थे। उन्हें भी अवनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें भी नहीं पता था आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो मालिक अवनी से इस तरह से बात कर रहा था। मानिक तो अवनी से बहुत प्यार करता था। सर्वेंट्स का मन कर रहा था। वह मानिक को रोक पर ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि मानिक उनका बॉस था और वह बजाज फैमिली के पर्सनल मैटर में बोल नहीं सकते थे। भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? युवान जी सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसने हैरानी में मालिक से कहा। उसने मानिक सारी बातें सुन ली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर मानिक अवनी से इस तरह बातें क्यों कर रहा है। मानिक ने युवान को पूरी तरह से इग्नोर किया और फिर बिना अवनी की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी से चली जाओ। मुझे मेरी जिंदगी में तुम नहीं चाहिए। मैं जिज्ञासा से शादी करना चाहता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं अब और तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता। क्या आप पागल हो गए हैं? आप भाभी से ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? ये भाभी का भी घर है और वह आपकी वाइफ है। युवान ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए गुस्से से मानिक से कहा। आज पहली बार था जब युवान को मानिक पर गुस्सा आ रहा था और वह मालिक के सामने अपना गुस्सा जता भी पा रहा था। पता नहीं युवान के अंदर हिम्मत कैसे आ गई। मानिक ने अपनी गुस्से भरी नजरों से युवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम इन सब से दूर रहो, ये अभी मेरी वाइफ है, पर ज्यादा दिनों तक नहीं रही थी। मैं जल्दी ही डाइवोर्स पेपर कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। उसके बाद मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मानिक की यह बात सुनकर अवनी के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वह एक दर्द भरी मुस्कान थी।
जिसे देखकर युवान के आंखों में भी आंसू आ गए। उससे अवनी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह अवनी की आंखों में मानिक के लिए बेशुमार प्यार देख सकता था। वह भी नहीं जानता था अवनी ने मानिक से इस तरह शादी क्यों की, पर जरूर उसके पीछे भी कोई वजह होगी, इसीलिए अवनी ने ऐसा किया होगा। अवनी बिना मानिक से कुछ कहे बिना सीधे सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। अवनी को जाते देखकर युवान ने उसे रोकते हुए कहा, भाभी रुकिए। युवान अवनी के पीछे जाता। इससे पहले ही मानिक में युवान का हाथ पकड़ उसके रोकते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ आवाज में कहा, जाने दो उसे, अब सब कुछ सही करने का वक्त आ गया है। युवान ने गुस्से में मानिक से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, भैया आप आज जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप बहुत पछताने वाले हैं। अवनी भाभी कभी गलत नहीं हो सकती। आपको पता नहीं क्या हुआ है, सब सच कहते हैं। आप सच में एक पत्थर दिल इंसान है, जिसे अपने सामने मौजूद इंसान की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। युवान मानिक से ये सब कुछ बहुत गुस्से में कह रहा था। मानिक ने अपनी जलती हुई नजरों से युवान की तरफ देखा और उससे कहा, स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ, भूलो मत, तुम सिर्फ दूर के रिश्तेदार हो, तो अपनी हद मत भूलो। ये कहने के बाद मानिक ने सिक्योरिटी को बुलाया और युवान की तरफ देख बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, तुम्हें बजाज मेंशन जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मानिक की बात सुन युवान ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ मानिक का मजाक उड़ाते हुए कहा, अब मैं कभी उस घर में आऊंगा भी नहीं जिस घर में मेरी भाभी इस तरह बात की जाए। वो घर नहीं हो सकता। अगर भाभी आपसे अलग हो गई तो आपकी भाभी को ही नहीं हम सबको भी खो देंगे। ये कहते हुए युवान गुस्से में विला से चला गया।